टू आपने कैचिंग पॉइंट चाहिए ना, व्हाई डू वांट टू ब्लॉक आवर मनी? राजेश राजेश जी जब शुरू स्टार्ट करना करूं मैं मेरे टोक ख्याल देना से। हम। शुरू कर राजेश देते जी हैं भाई जब साहब, शुरू कर दें। करिए करिए, हाँ हम शुरू। अपनी टॉपिक को बंद कर देते हैं। हाँ प्लीज सर। अतुल गुप्ता जी को सुने, ज्ञान तो इन्हीं से आना है। जी सर। करिए सर, वेलकम करिए। Very good evening. I welcome all of you on the very important and today's historic budget on the union budget, and our learned speaker, former president CA Atul Gupta ji is with us. I welcome you, Atul Gupta ji, as a speaker on indirect tax, and also the Kapil Goyal ji will join us later on direct tax. And I also welcome Hemant Paba ji, Rakesh Khewani ji, Ashok Gupta ji, Anand Dua ji, Garg Saab, Mahendra Garg ji, Rajesh Mittal ji, and Anish Srivastav ji, and all the attendee on behalf of our study circle. As a introduction to Atul Gupta ji, there is no need, I don't think there is any need to introduce him. He is our president. I would say he is a president because he is also always available for the sake of the member and student. Whenever you call him, even after the demitting his office as a president 4 years, he is also available every time. And whenever you raise a query even on the phone, he immediately reply without referring any books and anything. So this is the big achievement to us also that Atul Gupta ji has a learned with us. I welcome you once again and over to you, sir. थैंक यू राजेश भाई साहब एंड सभी आदरणीय सीनियर मेंबर्स को एंड सभी अदर मेंबर्स को जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस बजट में दी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस एज यूजुअल, जैसे मैं हर बार बोलता हूं दैट जीएसटी का आज की तारीख में कोई बजट का बहुत महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि जीएसटी में बजट जो है वो करीबन साल में मतलब लाइक वी आर गेटिंग अराउंड 4 times 5 times बजट as we are witnessing because of the GST Council decisions are coming. So it's more of an income tax budget with the Kapil Bhai will be discussing and deliberating. लेकिन कुछ important changes हैं जो GST के भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो करीबन 10 चेंजेस हैं सर जो आज हमें डिस्कस करने हैं राजेश जी। जो पहला चेंज है वो सेरिमोनियल चेंज है। ये चेंज लाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि एक छोटा सा मिस्टेक कहिए या एक ओमिशन था, वो रह गया था। दैट इज इन रिलेशन टू दी आईएसडी क्रेडिट। तो अभी आपको लास्ट टाइम पे आप लोगों ने डिस्कस किया था हम लोगों ने कि अगर एक आईएसडी का नंबर जो है, अगर आप क्रेडिट का आपके पास हेड ऑफिस के पास क्रेडिट आया एंड यू वांट टू, तो आपके पास एक क्रॉस चार्ज का सिस्टम था, एक क्रेडिट, एक आपके पास कंपल्सरीली आईएसडी का रजिस्ट्रेशन का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया, that you have to obtain the input service distributor registration to distribute the credit। और उसमें जो वर्ड लिखे गए वो लिखा गया कि आपके पास अगर सीजीएसटी का या एसजीएसटी का क्रेडिट है तो वो आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर वहां पर जो है वो आईजीएसटी वर्ड मिस हो गया था। तो इस बार उन्होंने जो है वो उस वर्ड को, आईजीएसटी वर्ड को उन्होंने उसमें इंसर्ट किया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे कई बार क्वेरीज आती है कि अगर सपोज कीजिए एज ए आईएसडी मुझे जो है वो रजिस्ट्रेशन मैंने लिया, अब मेरी कुछ लायबिलिटी ऐसी है जो आरसीएम में एप्लीकेबल होती है, मुझे आरसीएम में उसका टैक्स जमा कराना है, तो क्या मुझे उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? तो लीगली स्पीकिंग कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो हो नहीं रहा है। उसकी वजह से आज की तारीख में आईएसडी में एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेके आईएसडी वाले व्यक्ति को और फिर उसका क्रेडिट शिफ्ट करके फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है। तो वो प्रोसेस आज भी अभी जो है वो पेंडिंग है। लेकिन लॉ के हिसाब से बात करें तो अब उन्होंने जो एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि क्या मैं सी और एस का ही क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा या मुझे आईजीएसटी का क्रेडिट भी डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार है, तो वो अधिकार जो है वो आपको जो है वो यहां पर देने का जो प्रयास किया गया है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चेंज है वो हमारा एक बड़ा चेंज है जो एक जीएसटी के अंदर एक नया आयाम खोलेगा। मे बी मतलब लॉट्स ऑफ चैलेंजेस विज़ दी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इज, जो फेक की बात है, जो इवेजन की बात है, उसको प्लग करने का एक नया मैकेनिज्म जो है वो जीएसटी में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और दैट इज कॉल्ड ट्रैक एंड ट्रेस। तो ट्रैक एंड ट्रेस आप सब लोग जो है वो इस बात से परिचित हैं। कैसे परिचित हैं सर? अपने यूडिन से। तो आप सभी लोगों को पता है, आज अगर हम अपने आईसीआई की बात करें
तो आईसीआई में हमारे सर्टिफिकेट्स पे जितने भी हम ऑडिट रिपोर्ट्स बनाते हैं उस पर हमें एक यूडिन नंबर छापना होता है। तो इन्होंने अब जो है वो जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो अभी तक जो हमारे नोटिस इशू होते थे उनके लिए उन्होंने एक डिन नंबर का कंसेप्ट शुरू किया हुआ था कि डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा। अब उन्होंने जो है वो एसएससी के लिए भी जो भी हमारे एसएससीज हैं उनमें जो टोटल एसएससीज हैं उनमें से कुछ स्पेसिफाइड गुड्स के लिए या स्पेसिफाइड पर्सन के लिए उन्होंने बोला है कि हम आपको एक जो है वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके तहत हम जिन गुड्स को या जिन पर्सन को नोटिफाई कर देंगे आपको उसके केस में अगर आप उसमें डील करते हैं, लेट अस से आप टबैको में डील करते हैं, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, और ये टबैको वाली कंपनियों के लिए लाया गया कि आपको टबैको प्रोडक्ट्स पे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या हो सकता है, वो अपने आप में कोई डिजिटल स्टैम्प भी हो सकती है, वो डिजिटल कोई मार्क भी हो सकता है या कोई भी मार्किंग हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि वो आपको अपनी प्रोडक्ट पे लगाना होगा बिफोर क्लियरेंस, और तो उसके बाद ही जो है वो आप प्रोडक्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो एक तो बात ये है कि सभी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, स्पेसिफाइड गुड्स या स्पेसिफाइड पर्सन पे एप्लीकेबल होगा। दूसरी बात ये मार्किंग मिलेगी कहां से, तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो है वो एक इस तरह का एक सिस्टम बनाएगी जो आपको ये इस तरह की मार्किंग जो है वो अवेलेबल कराएगा। जो तीसरी बात है, जो मार्किंग होगी, जो आप ये मार्किंग आपको ऑब्टेन करनी है, तो क्या ये पेमेंट बेसिस पे होगी? द आंसर इज यस। तो उस पोर्टल पे जब आप ये मार्किंग लेने के लिए अप्लाई करेंगे तो एवरी टाइम यू हैव टू पे समथिंग टू ऑब्टेन द मार्किंग। तो ये पेमेंट का एक सिस्टम शुरू होगा जिसमें आपको जो है वो पेमेंट बेसिस पे ही ये मार्किंग मिलेगी। और इसके अलावा वो लोग जो है डिपार्टमेंट ने ये भी पावर में डाला है, एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 148A जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और उसमें ये भी बोला गया है कि आपको उससे रिलेटेड जो भी आपने मार्किंग करी उससे रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड आपको जो है वो जो इंफॉर्मेशन है वो ना केवल आपको मेंटेन करनी होगी बल्कि मैं एक फॉर्म भी इशू करूंगा जिसमें आपको वो डिटेल सबमिट भी डिपार्टमेंट को टाइम टू टाइम पे जो है वो करनी होगी। तो आपको वो गुड्स के ऊपर अफिक्स भी करना है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसकी पेमेंट करनी है, और उसके बाद वो जो है वो आपको डिपार्टमेंट को इंटीमेट भी करना है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, मैंने आपको बताया था कि आपकी गुड्स स्पेसिफाइड गुड्स हैं, तो उस केस के अंदर एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया 122B, जिसके तहत जो है वो 1 लाख रुपए की और 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट जो है, तो अगर मान लीजिए आप 5 करोड़ का गुड्स भेज रहे हैं और उसके ऊपर 18% ड्यूटी है और उस पर 9 लाख रुपए ड्यूटी बनती है, तो 90,000, 5 करोड़ का सामान भेज रहे हैं 90 लाख हो तो 9 लाख, तो 9 लाख रुपए की और 1 लाख विच एवर इज हायर, तो इस केस में 9 लाख रुपीज की पेनल्टी जो है वो उस केस में लगेगी कि अगर आपने जो है वो जो आइडेंटिफिकेशन मार्किंग जो सिस्टम है वो आपने अगर फॉलो नहीं किया तो ये अपने आप में राजेश जी एक नया कंसेप्ट है। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा था आईएमएस का कंसेप्ट जो है वो जीएसटी में आया, इसी तरीके से ये एक नया कंसेप्ट है जो इस बजट के पास होने के बाद जीएसटी के सिस्टम के अंदर, जिसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग सिस्टम, जिसका पर्पज जो है वो ट्रैक एंड ट्रेस करने का है कुछ स्पेसिफाइड गुड्स को। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है जो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो इस बजट की एक विशेषता, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, पर यस मुझे लगता है कि इवेजन को प्लग करने के लिए ये अपने आप में एक नया स्टेप होगा। कितना प्रैक्टिकली कितना कंबरसम होगा या नहीं होगा, दैट विल बी समथिंग डिफरेंटली देखेंगे। जो इसके बाद एक नया चेंज है वो है हमारा प्लांट और मशीनरी को लेके। आप लोगों को पता है कि सर अभी रिसेंटली सफारी रिट्रीट का जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने सेक्शन 17(5)D में 17(5)D में उन्होंने बोला था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपने वर्ड यूज किया प्लांट और मशीनरी, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, और 17(5)C में बोला था प्लांट एंड मशीनरी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2017 में ये बिल आया था और 2024 तक आपने इस वर्ड को कभी भी ये नहीं बोला कि ये गलती से लिखा गया कि प्लांट और मशीनरी। आपका पर्पज अगर प्लांट एंड मशीनरी होता तो आप 7 साल में अमेंडमेंट ले आते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेलिबरेटली जो इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट है वो है कि प्लांट और मशीनरी, मीनिंग देयर बाय कि अगर आपको एक सिविल स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं वो अपने आप में फंक्शनल टेस्ट से प्लांट की डेफिनेशन में फॉल कर जाता है, तो उस केस में उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि वो प्लांट है, वो आइसोलेटेड प्लांट है, उसमें एंड वर्ड नहीं है, वो और है। तो इसलिए वो जरूरी नहीं है वो फैक्ट्री हो या वो प्लांट एंड मशीनरी की तरह से हो, वो अपने आप में एक सेपरेट आइसोलेटेड प्लांट है। तो जैसे अगर सपोज कीजिए हम शिप रिपेयर की एक बिल्डिंग बनाते हैं तो वो बिल्डिंग बिना बिल्डिंग के शिप रिपेयर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनको शिप्स को हैंग करना पड़ता है उस बिल्डिंग पे, सो दैट बिल्डिंग बिकम्स अ प्लांट। तो उस वजह से जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सफारी रिट्रीट में ये बोला था कि आपको फंक्शनल टेस्ट करना है और ऐसी के बिल्डिंगों में जो प्लांट की डेफिनेशन में फॉल कर जाती हैं
आप उसके सिविल वर्क से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन पे जो आईटीसी है वो आपको मिल जाएगा। अभी गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी थी लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी, और अब उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव डेट से उस प्लांट और मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी में रिप्लेस कर दिया है 17(5)(d) में, सेक्शन 17(5)(d) में। मीनिंग देयर बाय जितने भी केसेस ऐसे थे जो अभी इवन इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद पास भी हो गए थे और फेवर में हो गए थे एसएससी के, नाउ अगेन देयर विल बी अपील व्हिच विल बी फाइल्ड बाय द डिपार्टमेंट इन व्यू ऑफ दिस amendment wherein from the 1st of July 2017 the law will be read as the ITC will be available only in case of a plant and machinery, not the plant or machinery। तो सर ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है जो हम सबको पता होना चाहिए, ताकि हम अपने एसएससीज को जो है वो राय जो दे वो उस तरीके से हम ठीक राय जो है वो अपने आप में दे पाए। तो सर ये थे हमारे अभी तक का जो मैंने आपको बताया, ये मेरा तीसरा चेंज था। जो फोर्थ चेंज है सर वो है हमारा क्रेडिट नोट्स को लेके। आप सर एक आपने जो है वो लेट अस से कि आपने एक 100 रुपीज का वो जो है वो आपने गुड्स जो है वो किसी को सप्लाई किया, और जब आपने उसको सप्लाई करते हैं आप 100 रुपीज का गुड्स जो है वो ए ने जो है वो सपोज कीजिए ए ने जो है वो बी को 100 रुपीज का गुड्स सप्लाई किया और उसके ऊपर 18 रुपए का जीएसटी जो है वो चार्ज किया। मीनिंग देयर बाय जो टैक्स का इंसिडेंस है वो बी को मिल गया, मतलब बी इज एलिजिबल टू क्लेम द क्रेडिट ऑफ 18 रुपीज। अभी सर जो है वो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि सर मुझे इसका 20 रुपए का क्रेडिट नोट इसको इशू करना है, और 20 रुपए के ऊपर 3 रुपए 60 पैसे का जो है वो जीएसटी भी मुझे बेनिफिट वापस देना है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि जी आप जो है वो अपने जीएसटी की लायबिलिटी कितनी पे करना चाहते हैं क्रेडिट नोट इशू करके, आप कह रहे हैं जी मैं 14 रुपीज 40 पैसा पे करना चाहता हूं, लेकिन सामने वाले ने क्रेडिट कितने का ले लिया, 18 रुपए का ले लिया। तो जब तक वो व्यक्ति आईएमएस में जाके इस 3 रुपए 60 पैसे का क्रेडिट को रिवर्स नहीं करेगा, जब तक वो क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट नहीं करेगा आईएमएस में जाके, क्योंकि उसको ड्यूटी का क्रेडिट पास ऑन हो गया है, उसको इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास ऑन हो गया है और वो आपने उसको रिवर्स नहीं करवाया, तब तक मैं जो है वो आपको इस क्रेडिट का बेनिफिट जो ये आप लेना चाह रहे हो, ये वाला जो बेनिफिट आप लेना चाह रहे हो एज ए, मैं आपको एज ए सप्लायर मैं आपको ये बेनिफिट लेने नहीं दूंगा जब तक जो है वो बी जो है वो अपने आप में इस क्रेडिट का रिवर्सल जो है वो नहीं करता। तो ये अपने आप में पहले क्या था सर कि मैंने क्रेडिट नोट इशू कर दिया, मेरी लायबिलिटी कम हो जाती थी, 18 रुपए से माइनस करके 14 रुपीज 40 पैसा कर लेता था। लेकिन अब इस अमेंडमेंट में सेक्शन 34 में अमेंडमेंट आने के बाद ये जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि जब तक बी एज ए रिसिपिएंट इस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट नहीं करता तब तक जो है वो आपकी लायबिलिटी में वो माइनस नहीं होगा। अगर आपने किया तो वो आपकी लायबिलिटी में ऑटोमेटिकली वापस ऐड कर दिया जाएगा और आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर दी जाएगी। तो ये जो है वो अपने आप में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज है जो हम सबको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको एक एग्जांपल की मदद से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। सर उसके बाद जो हमारा अगला चेंज है वो हमारा अगेन सेरिमोनियल चेंज है। आप लोगों के पास एक सेक्शन है 38 जिसमें क्या लिखा हुआ है सर, सेक्शन जो हमारी जीएसटीआर 2B है, मतलब ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट मुझे आती थी, तो मुझे अगर 2B आया डिपार्टमेंट से मैं अपने क्रेडिट से उसको मैच करता था अपने क्रेडिट लेजर से जो आईटीसी का लेजर है, और दोनों में अगर कोई गैप है तो ठीक है, नहीं तो मैं रिटर्न फाइल कर देता था। अभी जो है सर उन्होंने एक नया कंसेप्ट शुरू किया आईएमएस का, जो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है सिर्फ। उसके बाद उसमें मैं जब आईएमएस में एक्सेप्ट कर लेता हूं तो फिर वो अपने आप में मेरा क्रेडिट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो अब जो है वो ऑटो जनरेटेड ना होने की वजह से लोग कल को इसके ऊपर लिटिगेट करें कि आपने आईएमएस को यूज कैसे कर रहे हो, तो आईएमएस को मुझे एक लीगल सेंटिटी देनी थी, इस वजह से सेक्शन 38 में उन्होंने ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट वर्ड को रिप्लेस करके एक स्टेटमेंट वर्ड से रिप्लेस कर दिया, जिससे कि आईएमएस की जो क्रेडिबिलिटी है वो लीगल वैलिडिटी है वो अपने आप में क्रिएट हो जाती है। तो ये एक सेरिमोनियल अमेंडमेंट है, हमें वैसे उतना पता वो नहीं होगा कि इसका कोई यूज था या नहीं था, पर एनीवे जिन लोगों को पता है उन लोगों के लिए ये है कि हाँ यस, क्योंकि कई लोग आईएमएस को चैलेंज कर रहे हैं कि आईएमएस के बेस पे मैं क्यों करूं, आईएमएस तो कहीं नहीं लिखा हुआ है लॉ में कि मुझे आईएमएस फॉलो करना है। तो इसलिए उन्होंने आईएमएस को लॉ की एक वो बनाने के लिए, लॉ की परिधि में लाने के लिए विद इन द लिमिट बाउंड्रीज ऑफ लॉ जो है वो ये सेक्शन 38 में अमेंडमेंट किया। सर एक और अमेंडमेंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हम सब लोगों को पता होना चाहिए, लास्ट के 2-3 अमेंडमेंट है, फिर मैं कपिल भाई को माइक हैंड ओवर करूंगा। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो है हमारा जीएसटीआर 3B को लेके। सर आप लोगों को पता है सेक्शन 39 के अंदर मुझे जो लॉ में लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि यू हैव टू फाइल द रिटर्न विद इन सच टाइम। तो जब गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती थी आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी है,
लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी को रोक सकती है क्या कि आप 3B फाइल नहीं करोगे आप आज के बाद? मान लीजिए आपने कहा 6 महीने बाद मुझे रिटर्न फाइल करनी है, तो आप कर सकते हो लेट फीस के साथ, तो गवर्नमेंट आपको मना नहीं कर सकती है या आपको कोई कंडीशन नहीं लगा सकती है। तो अभी गवर्नमेंट ने अपने आप को एम्पावर किया है और उन्होंने जो है विद इन सच टाइम के बाद एक वर्ड ऐड किया, एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस। तो गवर्नमेंट जो है वो अगर उसको लगता है कि मुझे कोई कंडीशन लगानी है, लेट अस से मैं कोई पेनल्टी लगाना चाहता हूं या मैं कोई और बात कहना चाहता हूं, या मैं बोलूंगा कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर आप इतने लेट के बाद फाइल करते हैं, तो या रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहती है, तो वो उस केस के अंदर रेस्ट्रिक्शन या कंडीशंस लगा सकती है। ऐसा करके उन्होंने सेक्शन 39 में अपने आप को एम्पावर किया है इस एक्ट की अमेंडमेंट, इस फाइनेंस बिल के थ्रू। सर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जो मेरे को ट्रैक एंड ट्रेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि ट्रैक एंड ट्रेस अच्छी बात है, लेकिन जो अब हमारे लिए एक फाइनेंशियल कैपेसिटी को लेकर हमारी चैलेंज आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो है हमारा प्री डिपॉजिट का। सर आप सभी लोगों को पता है कि अगर सपोज कीजिए मेरी 2 अपील होती हैं सर, 107 सेक्शन में, 107 में, मतलब जो मेरी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, और 112 में जो मेरे अभी ट्राइब्यूनल नहीं बने हैं वो मेरी सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है, GSAT की बात हो रही है। सर मेरा लॉ क्या कहता है कि मुझे अगर 2 करोड़ की डिमांड है और मुझे 2 करोड़ का इंटरेस्ट लग रहा है, 2 करोड़ की पेनल्टी लग रही है, और मैं अपील में जाना चाहता हूं फर्स्ट लेवल पे या सेकंड लेवल पे, तो मुझे 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट जो है वो मुझे एज ए प्री डिपॉजिट कराना होता है। मतलब 2 करोड़ की डिमांड है, 2 + 2 + 2 नहीं, मुझे 6 करोड़ पे नहीं कराना, मुझे 2 करोड़ पे 10% जो है वो मुझे फर्स्ट लेवल पे, और फिर 10% एडिशनल मुझे सेकंड लेवल पे जमा कराना पड़ता है। मतलब 20 लाख रुपया मुझे, 20 लाख लेवल 1, 20 लाख लेवल 2। अब सर कई ऐसे केसेस हैं, और मैं कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो 5 फरवरी तक ऑर्डर पास होने वाले हैं, जिनमें खाली पेनल्टी है। सपोज कीजिए पेनल्टी है 122 सेक्शन की, ठीक है साहब। तो अभी तक का जो लॉ है वो ये कहता था कि अगर आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी की लायबिलिटी है, खाली टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं है, तो कोई प्री डिपॉजिट की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस अमेंडमेंट में सर जो है वो किया गया है कि अगर इवन आपकी खाली पेनल्टी की भी लायबिलिटी है और आप उसके लिए अपील फाइल करना चाहते हो, तो उसमें भी आपको 10% जो है वो एज ए प्री डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो अब क्या होगा सर कि सपोज कीजिए किसी को 122 की पेनल्टी लग गई। अभी मेरे पास एक केस की बात थी कि अबेटिंग टू क्राइम, तो अगर किसी ने फेक इनवॉइस किया, लेकिन वो फेक इनवॉइस में उन्होंने कहा कि एक एक्स व्यक्ति है, उसको भी जो है वो हम मानते हैं कि इसने भी साथ दिया, तो उसको भी इक्वल अमाउंट की पेनल्टी लगती है, तो 20 करोड़ की पेनल्टी पे 20 करोड़ उसको भी लग गई। अब वो उस केस में उसको 2 करोड़ रुपए का प्री डिपॉजिट कराना पड़ेगा, अगर उसे जो है वो अपील में जाना है लेवल 1 पे, और अगर लेवल 2 पे जाना है तो फर्दर दोबारा 2 करोड़ का जो है वो उसको प्री डिपॉजिट कराना पड़ेगा लेवल 2 पे जाने के लिए। सो दैट मे बी काइंड ऑफ अ कैपेसिटी इशू which may come with a small time suppliers or the service providers or the जो whatever the GST SSCs are concerned, but this is the law now. So this will be the law now that the आपकी अगर खाली टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है, मैं रिपीट कर रहा हूं सर आपकी बात को, दोबारा मैं क्लैरिफाई कर दूं जो भी हमारे दोस्त इस प्रोग्राम को वो कर रहे हैं, कि अगर सपोज कीजिए आपकी लायबिलिटी जो है वो, आपकी लायबिलिटी जो है वो अगर 2 करोड़ टैक्स की अगर हम बात करें, और 2 करोड़ की जो है वो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है आपकी, और 2 करोड़ की पेनल्टी की लायबिलिटी है आपकी, तो उस केस में आपकी जो टैक्स 10% जो जमा होता है वो आपका होता है केवल और केवल इस अमाउंट पे 10% जमा होता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि आपकी लायबिलिटी जो है वो ये वाली है ही नहीं, तो उस केस के अंदर भी जो है वो आपको जो है वो 10% जमा कराना पड़ेगा, और उस केस में पेनल्टी का जो है वो आपको 10% जो है वो यहां पर आपको अलग से आपको जमा कराना पड़ेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर इस बात को, कि अगर वो सपोज कीजिए टैक्स की भी लायबिलिटी है और 2 करोड़ यहां पर भी है, तो ये नहीं है कि 2 + 2 4 करोड़ का 10% होगा, नहीं साहब, उस केस में 2 करोड़ का ही 10% रहेगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए ये नहीं है, जैसे मैंने बोला, तो उस केस में हमारे को 2 करोड़ का 10% जो है वो जमा कराना पड़ेगा, सेक्शन 107 के लिए भी, सेक्शन 107 के लिए भी, और 112 के लिए भी, दोनों के लिए सेपरेटली आपको जमा कराना पड़ेगा। तो दिस इज एडिशनल अमाउंट। आपने 107 में गए, आप केस हार गए, 112 में वापस जा रहे हैं, तो वो फिर दोबारा आपको 10% जो है वो आपको पेनल्टी का जमा कराना पड़ेगा। दैट इज समथिंग दैट इवन आई एम वरीड दैट हाउ द एसएससीज आर गोइंग टू मैनेज द थिंग्स, बिकॉज एट टाइम्स यू हैव द penalties which you feel that there is no merit in imposing the penalty by the assessing officer. So this is something that we have to understand. सर इसके बाद जो है वो मैं आपको 122B के बारे में बता चुका हूं, जो नई पेनल्टी थी, जो लोग 148A को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब जो उनको बोला गया कि आपने आइडेंटिफिकेशन मार्किंग करनी है, जिन्होंने नहीं किया उनको अगर वो नहीं करते हैं तो 10% ऑफ द टैक्स और 1 लाख विच एवर इज हायर। ये सेक्शन 122B करके एक नया सेक्शन आया है,
जिसमें इस तरह की पेनल्टी जो है वो आपको प्रपोज की गई है। सर जो लास्ट चेंज है जीएसटी के उसमें वो है सर हमारा एक रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है। आप लोगों को पता होगा कि अगर मेरी प्रोडक्ट कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में है और मैं उसमें क्लियरेंस से पहले, चाहे वो मैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में क्लियरेंस करूं या एक्सपोर्ट्स के लिए क्लियर करूं, उससे पहले मैं उनको सेल कर देता हूं, तो जैसे हाई सी सेल्स होती थी तो उसके ऊपर जो है वो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, वो शेड्यूल 3 में आती है। तो अब उन्होंने ये बेनिफिट जो है वो 1 जुलाई 17 से SEZ और फ्री ट्रेड जोन के जो हमारे वेयर हाउस हैं उनके लिए भी दे दिया है। तो अगर आपका प्रोडक्ट SEZ में पड़ा है या आपका फ्री ट्रेड जोन के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है और आप उसको जो है वो सेल कर देते हैं बिफोर क्लियरेंस फॉर द एक्सपोर्ट्स और द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, इन दैट केस आपको जो है वो उसके ऊपर जो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हो गई, लेकिन क्योंकि ये एज इज बेसिस पे है तो जिन लोगों ने इसका टैक्स जमा करा दिया उनको इसका रिफंड नहीं मिलेगा, ऐसा भी उन्होंने जो है वो लॉ में लिखा हुआ है। सर एक और लास्ट चेंज है जो 10वां और लास्ट चेंज है, पर वो 10वां चेंज सर्विस टैक्स के लिए है। एक सर्विस टैक्स में सर क्या होता था कि अगर हम लोग कोई क्रॉप इंश्योरेंस करा रहे हैं, उस क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई री इंश्योरेंस की सर्विस दी जा रही है, नॉर्मली हम लोग उसको डील नहीं कर रहे होंगे पर फिर भी बता दूं, तो उस केस में क्या उस पर सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये बात का लिटिगेशन चालू था। अभी जो है उन्होंने क्या करा कि 2011 से लॉ को अमेंड किया है और उन्होंने बोला कि इस री इंश्योरेंस एक्टिविटी पे कभी भी सर्विस टैक्स नहीं था, ये माना जाए, और अगर आपने सर्विस टैक्स पे कर दिया है तो उसका रिफंड भी आपको मिलेगा। जैसे ही ये लॉ बन जाएगा, एक्ट जो है वो बिल जो है एक्ट बन जाएगा, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप जो है वो रिफंड अप्लाई कर दें तो हम आपको जो है वो रिफंड जो है वो आपको दे देंगे। तो इस तरीके से सर जो है वो ये थे हमारे। तो मैंने क्या करा सर, आपको मैंने एक IGST के बारे में आपको बता दिया राजेश जी। दूसरा मैंने जो चेंज था प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क को, उसमें कंपलसरी किस पे होगा, उसको क्या प्रोसेस फॉलो करना है और अगर वो नहीं फॉलो करता है तो क्या पेनल्टी होगी, मैंने वो आप लोगों को बता दिया। मैंने प्लांट और मशीनरी को अब प्लांट एंड मशीनरी पढ़ा जाएगा, मैंने वो आपको बता दिया। मैंने सेक्शन 34 में जो क्रेडिट नोट से रिलेटेड जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होती है तब तक जो है वो क्या उसके वो हैं साइड इफेक्ट्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए। IMS को वैलिडिटी देने के लिए जो सेक्शन 38 में अमेंडमेंट किया गया है वो मैंने आपको बताया। GSTR 3 भी अब कंडीशनल रेस्ट्रिक्शन भी हो सकती है उसमें, सेक्शन 39 में मैंने आपको बता दिया। 107 और 112 सेक्शन में 10% का प्री डिपोजिट रहेगा पेनल्टी के केस में भी, वो मैंने आपको बता दिया। 122 के बारे में मैंने आपको जैसे बताया था वो बता दिया कि अगर आप नहीं जमा कराते, ट्रैक एंड ट्रेस यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉलो नहीं करते हैं तो पेनल्टी लगेगी और ये सिस्टम गवर्नमेंट डेवलप करेगी विद अ फी, वो मैंने आपको बता दिया। और SEZ से रिलेटेड आपके बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर जो सामान पड़ा है और अगर आप जो है वो उसके लिए अगर हम बात करें टैक्सेबिलिटी की तो वो शेड्यूल 3 में फॉल करेगा, ये भी जो है वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे लगता है कि आई ट्राई टू मैंने इलस्ट्रेशंस भी बना के आज दिए ताकि जो है वो अगर हम लोग को कोई वो हो तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। सो विद दिस आई कंक्लूड माय डेलिब्रेशन। मेरे को लगता नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन है। एक भाई साहब ने, मनीष जी ने लिखा है कि वो जो व्हाइट बोर्ड पे मैंने बनाया वो आपको जो है वो कैलकुलेशन चाहिए। तो मैंने राजेश जी एक छोटा सा सिनॉप्सिस बनाए हैं अमेंडमेंट्स के, मैं वो जी सर। सिनॉप्सिस आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आप वो अमेंडमेंट्स के जो सिनॉप्सिस हैं क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन के साथ, वो आप चाहें तो अपने जो सभी भाई लोग हैं, या मैं मैं कोई एक लिंक फॉरवर्ड दे करूंगा दूंगा। सर। हाँ मैं एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो सर मैं सर अभी सर आपको थोड़ी देर में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा पर्सनल लेवल पे, और आप उसको चाहें तो कपिल जी के सेशन मैं भेज हाँ दूंगा सर, आगे हाँ फॉरवर्ड कर दूंगा सर मैं। हाँ, वो कर दीजिएगा। अतुल जी, एक बहुत इसमें बहुत छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, हाँ सर। इफ विल परमिट में, कि इनकी जो इम्प्लीकेशन है वो आपने कुछ बताया 2011 से है, कुछ बताया 2017 से है, कुछ आपने बताया तो सर्विस टैक्स में 2011 से है। इस इम्प्लीकेशन का जो मॉनेटरी इफेक्ट है वो कब से शुरू हो जाएगा फिर, सर आफ्टर दिस 2011 के लिए बिकम्स एन उन्होंने एक्ट? बोला कि आप रिफंड ले सकते हैं अतुल जी। जी उन्होंने बोला कि आप रिफंड ले सकते हैं जिस दिन ये बिल एक्ट बन जाएगा उसके 6 महीने के अंदर। ठीक जो है, 2017 वाला है उसके लिए उन्होंने रिफंड मना कर दिया कि हम कोई रिफंड नहीं देंगे। नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू अतुल धन्यवाद, जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी फॉर ए
highlighting the major changes in सर budget. योगेश्वर जी एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं 128A के बारे में। अगर आपको लगे कि इट्स बजट सेशन नोट है Q&A सेशन, तो आप चाहें तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, और आप चाहें तो उनको अलाउ कर सकते हैं सर। नहीं, यदि पूछना चाहे तो क्विकली पूछ ले भाई साहब, 5 मिनट में कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 मिनट में। योगेश्वर जी, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज, अनम्यूट करें मैंने सर अभी अपने 2 आप दिन को। पहले ही इस पे सेशन किया था 128A पे ना। हाँ हेलो योगेश्वर जी। हाँ हेलो हेलो जी, बोलो बोलो सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब 128A की हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, हमने जो टैक्सेस पे किए हुए हैं, जब हम उसकी वेवर की एप्लीकेशन फाइल करें तो उसमें वो टैक्सेस पेड उसमें ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहे। जब तक कि हम उसको अगर सर मैं एक उसको टिकट सिलेक्ट करता जनरेट हूँ कर कि दीजिए नोट सर। पास्ट, तब वो आते हैं ऑटो पॉपुलेट। हैं सर, क्या करते हैं जब आप? जब हम उसको एप्लीकेशन स्टार्ट करते वक्त ये करते हैं कि वेदर ऑर्डर हैज बीन पास्ड ऑनलाइन, अगर मैं उसको नो करता हूँ तो फिर वो मैन्युअली मैं उसमें अपडेट कर पाता हूँ, नहीं तो वो टैक्स पेड जो है उसमें ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहे 128A वाले। सर एक बार है ना टिकट जनरेट कर दीजिए। मुझे लगता है जीएसटी वालों ने नया नया बनाया है ना, ओके, तो तो उन्होंने मुझे इस लगा शायद डिस्कशन को सर परसीव नहीं किया होगा सर। बिल्कुल सर, वैसे मैंने टिकट तो रेज कर दी, मैंने फिर भी सोचा मैंने शायद, लेकिन सर नहीं नहीं, ऐसे फिर कर कोई बात नहीं, सकते आप हैं। मुझे भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं भी जीएसटीएन को अलग से भिजवा दूंगा सर। राइट सर, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you very much, Gupta ji, for giving a deliberation or highlighting the major changes and proposed by our Honorable Finance Minister Sitharaman ji in a very short time. And certainly we will have a 3 hours seminar on the changes when the budget will be passed. So with this said, sir, thank you Gupta ji. और मैं कहूँगा कि जो भी आप मेरे को अभी शेयर करेंगे लिंक, I will forward to other members, so they will be benefited. Now, our Kapil Bhai is with us. Kapil Bhai, welcome you, sir. सर आप म्यूटेड हैं सर, अनम्यूट कर लें कपिल भाई। सर राधे राधे। राधे राधे सर कपिल भाई। राधे कपिल भाई राधे। इज नो नीड। राधे राधे कपिल जी। राधे 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 पापा साहब। राधे कपिल जी। दो शिवानी साहब आप शुरू करो कपिल भाई जी के लिए। कपिल भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके नाम की एक डिग्री और लग गई, किताब और लग गया, डॉक्टर कपिल गोयल। अब डॉक्टर भी हैं, सीए भी हैं, एडवोकेट भी हैं, और आपके आज चेहरे पे नूर भी बड़ा अच्छा है। शायद बजट की वजह से या डॉक्टर लगने से है, ये मुझे नहीं मालूम। नया इनकम टैक्स लॉ आने से है सर। Welcome, Dr. Kapil Goel, and it is always a pleasure to be with you and gaining knowledge from you, and highly appreciated कि आज आप फिर हमें कुछ ज्ञान दे के जाएंगे। It will be pleasure. तो सर आप स्टार्ट करें, आपका टाइम कम ना हो, हमें चुप कर जाना चाहिए और सुनना चाहिए। आप सभी को मेरा प्रणाम सर। राजेश भाई से चालू करता हूँ। भक्त वत्सल और भक्त शिरोमणि हमारे अग्रवाल साहब, और अतुल भाई अभी हमारे साथ हैं, हमारे पास प्रेसिडेंट, मेरे बड़े भाई और मोटा भाई हर एक रिस्पेक्ट में। और पावा जी, शिवानी जी, पुरी साहब, दुआ जी, एंड एवरीवन हियर सर, 449 पार्टिसिपेंट्स। राजेश भाई, हम अभी 2-4 दिन पहले जब मिले थे कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्राइन्स पे और जुडिशियल रिव्यू के ऊपर, जी जी, हमने बहुत देर तक ये चीज डिस्कस करी थी कि संविधान की महत्वता क्या है। और आज का जो हमारा सेशन है, मुझे कम उम्मीद थी कि ये नया इनकम टैक्स लॉ का आज अनाउंसमेंट हो जाएगा और अगले हफ्ते वो आ भी जाएगा। और जैसे खिवानी जी ने कहा, तो ये नूर कुछ नहीं है सर, ये क्या है, ये तो आपकी रिफ्लेक्शन है मेरे ऊपर। जैसे किसी की बहुत अच्छी परछाई आपके ऊपर पड़ती है तो आप अच्छे लगने लग जाते हैं। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन निवास। सो विद दीज वर्ड्स एंड राजेश भाई, दुनिया चलती है अपने भरोसे अपने पांव पर, मैं चलता हूं श्री राम भरोसे, और मुझे पालते हैं प्रभु ही। So we always remember Almighty to bless all of us, that even if we inadvertently go on wrong side, He directs us and redirects us, and we come to the right side. So and this ritual which due to you and this channel, we are having this now from last 2-3 years, I believe, कि हम उसी दिन शाम को बजट डिस्कस करते हैं।
एंड उसमें कैविएट रहता है खिवानी जी कि अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज फॉरगिव मी, मैं बड़ी विनम्रता से सारी ह्यूमिलिटी और कमांड के साथ कि इसी वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड पैटी पीपल, मतलब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। तो गलती होना ऐसी चीज है कि इसको स्वीकार करना, एपोलॉजेटिक रहना और उसको विनम्रता से एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ते रहना जरूरी है हम सबके लिए। राजेश भाई, मैं जब बजट स्पीच पढ़ रहा था, आज मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है, फिर भी मैं पूरी कोशिश, जैसे मैं अपने आई विल, कोहली साहब का भी स्वागत है। पता नहीं पिछले 2-3 दिन से ये बजट आता है ना, तो मेरे साथ मेरी तबीयत का कई बार बड़ा युद्ध चलने लग जाता है। 2-3 दिन से मैं एंटीबायोटिक खा रहा हूं लगातार। मेरे गले का कुछ हालत ऐसी है कि मैं एक वर्ड बोलता हूँ फिर खांसी आने लग जाती है। एनी हाउ, और मुझे जिस तरीके से अगला शेड्यूल है, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो हम अपनी ड्यूटीज को निभा पाएंगे। बजट स्पीच को मैंने जब एनालाइज किया, आई विल जस्ट टेक कैटेगरी 1 पार्ट फर्स्ट राजेश भाई, मतलब उसमें मेजर अनाउंसमेंट्स क्या है, फिर हम बजट के चेंजेस पे आएंगे। तो मेजर अनाउंसमेंट्स को नोट करने का रीजन सर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसको, कई बार क्या होता है कोई चीज लॉ में नहीं होती और अनाउंसमेंट बजट स्पीच में होती है, तो राजेश भाई उसका बड़ा महत्व होता है। जैसे हमारे इनकम टैक्स लॉ के लिए जो बजट स्पीच है मैडम, उसके पैराग्राफ मैं नोट करके लाया था। पैरा 94 आप नोट कर सकते हैं, पैरा 94, पैरा 107 और फिर उसके बाद पैरा 134 से लेकर 160। तो ये आप 3 पैराग्राफ्स नंबर नोट कर लीजिए सर। पैरा 94, पैरा 107 और पैरा 134 से 160। ये क्यों मैंने ऐसे नोट किए, मैं आपको बता रहा हूँ राजेश भाई, कि मैं पढ़ रहा था, जो नोट कर रहा था, तो उसमें कुछ अनाउंसमेंट, जैसे पैरा 94 है, वो मैं आपके सामने पढ़ना ही चाहूंगा क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका हेडिंग है पैरा 94 का टैक्स रिफॉर्म्स। अब उसमें क्या लिखा है आप सब ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, कोहली साहब, गर्ग साहब। ओवर द पास्ट 10 years आवर गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड सेवरल रिफॉर्म्स फॉर कन्वीनियंस ऑफ टैक्स पेयर्स। फर्स्ट वन इज, यू कैन नोट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, 5 रिफॉर्म इन्होंने बताए हैं अग्रवाल साहब। फेसलेस असेसमेंट, आप पहले ही हंस रहे हो, टैक्स पेयर चार्टर, फास्टर रिटर्न्स, 99% रिटर्न्स बीइंग असेस्ड ऑन सेल्फ, बीइंग एक्सेप्टेड ऑन सेल्फ असेसमेंट, और 5वां विवाद से विश्वास। अब ये बड़ा कमाल का लगता है मुझे, ठीक है। ये कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अभी अतुल भाई बोल रहे थे कि कोई क्रिटिकल सेंस नहीं है, पर आप इसको बड़ा इंटरेस्टिंगली नोट करें दूसरे मतलब एक डिस्पैशनेट भाव से, कि ये 5 चीजें बड़ी कमाल की हुई, ऐसा कहा गया। फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर, फास्टर रिटर्न, ऑलमोस्ट 99% रिटर्न्स बीइंग ऑन सेल्फ असेसमेंट, एंड विवाद से विश्वास की। मेरे अपने इसमें कुछ डिफरेंट थॉट्स हैं। जैसे आप फेसलेस असेसमेंट लाए, उसमें इतनी सारी कमियां हुई, कोर्ट्स ने कहा कि नहीं आप इसको रैशनलाइज करिए, वो अभी तक नहीं हुआ। कि जहां कोऑर्डिनेशन की बात थी कि फेसलेस जाओ की और फाओ की, फिर एक जगह फेसलेस को इतनी अहमियत दे रहे हो, जाओ को भी साथ चला रहे हो। फिर टैक्स पेयर चार्टर, आपने कहा तो सही कि हमने बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, अभी इसी बजट में लिखा है, पर राजेश भाई टैक्स पेयर चार्टर को मानता कौन है? कभी मैंने आज तक तो डिपार्टमेंट को, मैं हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, वो टैक्स पेयर चार्टर जब बरसाब आया था तब तक, अभी तक तो उसका कुछ मेरे को कहीं लगता नहीं उसकी इंप्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी तो दूर की बात है, अकाउंटेबिलिटी की तो आप आज भी बात नहीं कर रहे हो। तीसरी बात फास्टर रिटर्न्स, फिर आप चौथी बात देखिए, 99% रिटर्न्स एक्सेप्टेड ऑन सेल्फ असेसमेंट। आई बिलीव देयर इज अ सीरियस कैच हियर। बीइंग प्रैक्टिशनर ऑन 148, आप जब 99% रिटर्न कह रहे हो कि सेल्फ असेस कर रहे हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को 148 दिए जा रहे हो। और विवाद से विश्वास स्कीम को टैक्स रिफॉर्म नहीं बोला जा सकता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी मेकर। क्योंकि आप विवाद से विश्वास स्कीम को अगर आप बोलते हैं तो इसका मतलब आप पे रिफ्लेक्ट कर रहा है बैडली है कि आपके यहां विवाद इतने हैं। वो विवाद से विश्वास है, विश्वास से विवाद है, ये अपने आप का क्वेश्चन रहेगा। पालकी वाला जी ने कहा, आज उनको याद करना जरूरी होता है, कोई भी हमारे देश के अंदर बजट को इतनी खूबसूरती से एनालाइज नहीं कर पाया जिनके यहाँ करोड़ों लाखों लोग एक एक बजट स्पीच में होते थे। कई बार तो ऐसा कहा गया खवानी जी कि बजट स्पीच से ज्यादा फाइनेंस मिनिस्टर की पालकी वाला जी के सेमिनार का जो प्रेजेंटेशन होता था उसके लिए लोग ज्यादा एक्साइटेड थे। ऐसा चार्म क्या था उनमें? क्योंकि कभी तो वो अपीजमेंट नहीं करते थे, और दूसरी बात, जो बात सत्य होती थी वही कहते थे, उनको हिसाब से जो सही था। और 5 पॉलिसी की उन्होंने कहा कि जब भी आप टैक्स लॉ बना रहे हो या टैक्स लॉ पॉलिसी बना रहे हो, तो 5 आपके बड़े बड़े पेरिनिशियस फॉलिंग्स रहे। मैं रिकॉल कर रहा हूं उनको कोट करते हुए, 5 पेरिनिशियस फॉलिंग्स। ये कहां लिखा है? नानी पालकी वाला बुक, ए लाइफ बाय एमबी कामत, पब्लिश्ड बाय हे हाउस, पेज नंबर 72-73। आप नोट कर लिए 5 पेरिनिशियस फॉलिंग। मुझे उम्मीद है कि जो नया लॉ अगले हफ्ते में मिलेगा, और राजेश भाई हमें तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। मुझे तो आज मैंने नेहा जी को बोल दिया वाइफ को कि भैया इस वाला साल में मुझे उनसे बहुत सारा अवकाश चाहिए होगा सर।
और ये पालकी वाला जी का, नेहा जी मेरी धर्मपत्नी है और उनसे मैंने पहले लीव ऑफ एब्सेंस नोट कर दिया है खिवानी जी कि अगर अगले हफ्ते जैसे इनकम टैक्स लॉ आ रहा है तो उसके अंदर मेरे को जो जिस तरीके से मुझे अपना लग रहा है कि मुझे इस साल के अंदर तो इनकम टैक्स ही नया पढ़ना पड़ेगा सारा आधा समय। दीजिएगा कौन कौन सी लीव आप ले चुके हैं? हाँ मैं ले चुका हूँ सर। और अभी आपको पालकी वाला साहब को रिमाइंड करा लेते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नोट करिए 5 पॉइंट, और फिर हम जो डिस्कस करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं पॉजिटिव साइड पे राजेश भाई कि ये गलतियां नहीं होंगी। आप नोट कर लीजिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बारे में उन्होंने कहा, चेंजेस इन लॉज एंड रेट्स ऑफ टैक्स दैट आर एज अनप्रिडिक्टेबल एज दे आर फ्रीक्वेंट। उन्होंने कहा आप अनसर्टेनिटी तो खुद ही बढ़ाते रहते हैं, जब आप इतने हजारों बार एक एक्ट को अमेंडमेंट कर चुके हैं, लॉ को बार बार करते रहते हैं, हर एक साल कर देते हैं, इस बार भी कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो रही है। कॉम्प्लेक्सिटी दूसरा पॉइंट बोला कि जिसमें समझ में आने का इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी हो रही है कि जिससे पता ही नहीं चलता आदमी को, साधारण आदमी को, तो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट से, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहे हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। तीसरा एक्सेसिव एंड क्यूमुलेटिव बर्डन्स दैट मेक डिसऑनेस्टी इमेंसुरेबली मोर रिवार्डिंग देन इंटीग्रिटी एंड हार्डवर्क। कि आप इतना बर्डन डाल देंगे सामने वाले पे 115 बीबी पे 60% का, जो आज तक रैशनलाइज नहीं हुआ कि साहब आप डिसऑनेस्टी रहे, इनजस्टिस, सॉरी ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं, इनजस्टिस इज इनहेरेंट इन फेटस लॉज, कि आप बेकार का लॉ बना रहे हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, और आर्बिट्रेरी प्रोविजंस व्हिच टर्न फ्रॉम इंडिविजुअल whims that are not based on any discernible principle of legislation or taxation। और पांचवा पॉइंट खिवानी जी, एडमिनिस्ट्रेशन मार्क्ड बाय पेट्रिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिशन एंड पैरालिसिस ऑफ द विल टू डू जस्टिस। अब ये जो पांचवा पॉइंट है ना राजेश भाई, एडमिनिस्ट्रेशन मार्क्ड बाय पेट्रिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिशन एंड पैरालिसिस ऑफ द विल टू डू जस्टिस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कह रहे हैं आप इतनी डिस्क्रिशन दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, जो अनब्रिडल्ड डिस्क्रिशन, और उनको अन्याय करने के लिए वो कर रहे हैं। अब आप सोचिए इन पांचों बातों को पढ़ लीजिए कि वो कह रहे हैं हमने फेसलेस असेसमेंट किया, टैक्स पेयर चार्टर बनाया, फास्टर रिटर्न किया, 99% सेल्फ असेसमेंट किया, विवाद से विश्वास स्कीम किया, बहुत अच्छा है। अब उन्होंने कहा कि साहब हमारा मोटो है ट्रस्ट फर्स्ट और स्क्रूटनाइज लेटर। ये मैं कहां से पढ़ रहा हूं? पैरा 94 से ही पढ़ रहा हूं। ये लाइन नोट करिए जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन लगा मुझे, पूरे बजट का सबसे अच्छा पॉजिटिव लाइन यही लगा, ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटनाइज लेटर। इसका क्या मतलब हुआ कोहली जी? इसका मतलब ये हुआ कि हम आप पे पहले ट्रस्ट करेंगे, बाद में आपसे सवाल करेंगे। पर जब मैं 148 को डिपार्टमेंट की वर्किंग को देखता हूं सर, भी बाकी किसी भी क्वेश्चन, तो ये सब फेल हो जाता है। वो कह रहे हैं ट्रस्ट सबसे बाद में, स्क्रूटनाइज सबसे पहले। कपिल भाई ये प्रिंटिंग मिस्टेक है उनकी। क्या बात है, पूरी साहब आप चालू हो गया। अभी रुकिए थोड़ा अभी मेरा सेमिनार चालू भी नहीं हुआ अभी सर, आगे बढ़ते हैं सर। उन्होंने कहा अगले 94 में कहा अगले हफ्ते हम नया इनकम टैक्स ले आएंगे। चलिए आते हैं 107 नंबर पैराग्राफ पे। 107 में उन्होंने कहा है जन विश्वास बिल आएगा कोई 2.0, जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा। वो भी नया, अभी इसके साथ नहीं आएगा, वो भी हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो कह रहे हैं कि हम बहुत सारे चीजों को डिक्रिमिनलाइज करेंगे। मैंने पालकी वाला जी को किसी और भाव से नहीं बोला, पुरी साहब आप तो जानते हैं उसको, मैंने सिर्फ इसी भाव से बोला कि जब आप कह रहे हैं कि हम नया लॉ बनाएंगे, अच्छा अब जहां उन्होंने नया लॉ को बताया ना कैसा होगा, उसका रूपरेखा दिया मैडम ने, चलो वो तो अगले हफ्ते सस्पेंस दूर ही हो जाएगा, पैरा 134 में लिखा है। उन्होंने कहा है हम भारतीय न्याय संहिता लाए, भारतीय दंड संहिता से पहले जो आईपीसी था उसको नाम था भारतीय दंड संहिता। उन्होंने कहा हम भारतीय न्याय संहिता लाए, हमारा जोर है न्याय पे। न्याय का इंग्लिश अनुवाद राजेश भाई होता है जस्टिस। तो भाई न्याय का तो मतलब बहुत अच्छा है, हमारे संविधान में भी लिखा है प्रियम्बल के अंदर, जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। पर ये न्याय वर्ड इन्होंने लिखा तो है 134 नंबर पैराग्राफ की बजट स्पीच में मैडम ने, कि हमारा जो नया इनकम टैक्स लॉ होगा वो न्याय की तरफ होगा। ये नोट कर लीजिए जरा बात, न्याय की तरफ होगा। न्याय इसका मतलब अभी तक न्याय नहीं है। आप सरकाज़म मार रहे हो, सरकाज़म नहीं है यहाँ, आप वो पालकी वाला सब वाला बात कह रहे हो आप। अभी वो कह रहे हैं कि हम न्याय के हिसाब से चलेंगे, तो आप वही बात आपने सही कहा, आज तक क्या चल रहे हो, अभी क्या कर रहे हो? और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर तो न्याय लिखा हुआ ही है। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो नया लॉ आएगा वो चैप्टर और वर्ड में आधा वजन होगा उसका, सब चीजों में आधा होगा वो। चलिए आधा होगा, अब वो आधा वजन में होगा तो एक बात सही बढ़िया है, पर वो लिटिगेशन को कम करेगा और ये कह रहे हैं सर्टेनिटी को ज्यादा करेगा। ये भी दो बातें लिख लीजिए, इन्होंने कहा है टैक्स सर्टेनिटी बढ़ेगी, रिड्यूस लिटिगेशन होगा। और एक कोई तमिल साहब है, इनको बड़ा अच्छा साइट किया थिरुकुरल साहब को, इन्होंने कहा है कि सिटीजन्स लिव एक्सपेक्टिंग गुड गवर्नेंस। मेरे को ये वर्ड गुड गवर्नेंस की जगह एक और होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। चलिए अब इन्होंने जो ये अच्छी बातें हैं राजेश भाई, पैरा 94, पैरा 107 और 134। अब बीच में मैडम ने एक जगह बजट स्पीच में ये भी लिखा है कि हम डिजिटाइजेशन और पेपरलेस वर्किंग की तरफ आ गए। बहुत अच्छा है, डिजिटलाइजेशन और पेपर, पर उनको ये भी सोचना चाहिए कि टेक्नोलॉजी सी मीन्स और एंड में समन्वय होना चाहिए। ये नहीं कि आपका एंड अच्छा है तो मीन्स भी जस्टिफाई हो जाएंगे। किसी ने कहा कि एंड डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स।
अभी क्या हुआ राजेश भाई, जैसे इन्होंने कहा ना 87A सेक्शन वाला, और वो रिबेट हम बढ़ा दिया है 7 लाख से 12 लाख कर दिया है। तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा था पुरी साहब कि जब 87A सेक्शन का जो सिस्टम बनता है, यूटिलिटी बनता है, गर्ग साहब वो तो अलग चला जाता है, लोगों को PIL फाइल करना पड़ता है हाईकोर्ट्स में कि 87A ढंग से मिल जाए। मैं यही कहने वाला था। उसका क्या बनेगा भाई? आप रिड्यूस करना चाहते हैं लिटिगेशन, टैक्स सर्टेनिटी करना चाहते हैं, आप थिरुकुरल साहब को साइड करके गुड गवर्नेंस लाना चाहते हैं, आप न्याय की बात कह रहे हैं, आप भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता पे आना चाहते हैं, आप गवर्नेंस की बात करें, तो आप ये भी तो देखिए कि जब आपका सिस्टम और यूटिलिटी दूसरी दिशा में चल रहा है, आपका कानून दूसरी दिशा में चल रहा है, और लोगों को इसके लिए हाईकोर्ट में लिटिगेशन में जाना पड़ रहा है कि साहब हमारा 87A का बेनिफिट नहीं मिल रहा है 87A का। सर कहते हैं ग्लिचेस इन सॉफ्टवेयर, तो वो भी तो करिए, उसको भी तो लिखिए काउंट, उसको भी तो करिए, ठीक, उसके लिए भी तो लाइए कि हमारा सॉफ्टवेयर और लॉ में समन्वय रहेगा, और सॉफ्टवेयर छोटा रहेगा, लॉ बड़ा रहेगा, और तो लोगों जब- को जैसे लिटिगेशन में नहीं जाना पड़ेगा। जब तक सॉफ्टवेयर ठीक होगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा इन्फोसिस का। ठीक है पापा जी, आप सबकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। हमें लगता है अच्छा लॉ आएगा, पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि कल लॉ बदल जाएगा, फिर दोबारा अमेंडमेंट हो जाएगी। हाँ बुटानी जी, अब देखिए मैंने दूसरी कैटेगरी में जो चीजें लिखी हैं सर, सेक्शन 9 से चालू करते हैं। अगर हम क्लॉज बाय, अच्छा इस बजट की हाइलाइट्स क्या रही इनकम टैक्स के अंदर जो मुझे समझ में आया, जैसे उन्होंने TDS और TCS प्रोविजंस को बहुत ज्यादा उससे लिया है। जैसे उनका मानना यह है कि साहब जो आदमी जिसको TDS काटना है और उसको ये चेक करना है, पिछली बार भी मैंने आपके यहाँ जब भी सेमिनार किए तो मैंने राजेश भाई एक बात कही थी कि ये जैसे एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर एक बार नया बिल में कोई नया वो आ जाता है, बिल में कि नया, जैसे दूधो नहाओ पूतो फलो। इस बार चचुर बांके बिहारी की कृपा रही, इस बार TDS में कोई नया सेक्शन ऐड नहीं हुआ TDS का। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय। कपिल भाई, आई होप कि जो नया कानून आएगा उसमें ये कम कर देंगे। सर मैं देखिए एस्ट्रोलॉजी में, देखिए मैं बहुत छोटा किस्म का व्यक्ति हूँ, मेरी सोच यहीं से यहीं तक ही है, मेरी सोच कहीं से बाहर अगले पल में नहीं है। अभी वो तो हमें पढ़ना ही है आपके साथ, और मैंने तो पहले ही मेरा जैसे वो बोल रहे थे ना पापा जी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो आप लोगों के साथ जन्म जन्मांतर का है, मेरे को तो पढ़ना सबसे पहले यहीं पढ़ना है। मैं अपने लिए डिसाइड कर चुका हूँ ये राजेश भाई ऑलरेडी। सर आपके स्टूडेंट पक्के हैं। नहीं नॉट स्टूडेंट सर, आप अब पर एनी हाउस देखिए TDS को उन्होंने क्या कहा, थ्रेशोल्ड जो इंक्रीज किए वो अपनी जगह है, TCS को रैशनलाइज किया अपनी जगह है, जो लिबरलाइज एमिटेंस स्कीम वाला। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज जो मुझे लगा, जो दो सेक्शन एबॉलिश हुए हैं, जैसे होता है ना एबॉलिश करना मतलब नस्ते नाबूद हो गए, उन दो सेक्शनों को नोट कर लीजिए। नाम 206C, एक मिनट में आपको बता देता हूँ सेक्शन का 1BH। हाँ नहीं नो 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 सर, इसमें दो सेक्शन है राजेश भाई, सेक्शन 206 कैपिटल AB और सेक्शन 206 डबल CA। 206 AB और 206 CCA क्या है सर, जिसमें हायर TDS की बात थी पूरी साहब, वो हमने कई बार उसको डिस्कस भी किया था जब बजट आया था, कि आपने सामने वाले को देखना है डिडक्टी को, नॉन फाइलर है नहीं है, और उसमें हायर TDS हो जाएगा नॉन फाइलर का। वो सेक्शन उन्होंने हटा दिए हैं, वो कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, इससे दिक्कत हो रही है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, आप पहले लाते हैं फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर हटा देते हैं, ठीक है आपको इजाजत है। 206 AB हट गया, ओमिशन हो गया, 206 CCA ओमिट हो गया। इसका ओमिशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वेलकम ओमिशन भी है, और ये इंटरेस्टिंग ओमिशन इसलिए उन्होंने माना कि हाँ साहब डिडक्टर से हम ये चीज चेक करा रहे हैं कि डिडक्टिव ने रिटर्न भरा नहीं भरा। पूरी साहब आपको याद है जब ये आया था तो हमने बहुत डिबेट करी थी आपने मैंने अब जो पूरा बजट का समीक्षा थी उसमें अगर हम और देखें TDS TCS के अलावा पेनल्टी को उन्होंने थोड़ा सा और रैशनलाइज किया कि टाइम लिमिट पेनल्टी के ऑर्डर्स की कितनी होंगी, सेक्शन 275 को जो है जिसमें लिमिटेशन होती है, और जो पेनल्टी AO साहब को, जो ज्वाइंट कमिश्नर को लगानी है अलग से, असेसमेंट AO कर रहा है, तो राजेश भाई उन्होंने 5-6 सेक्शनों में चेंज कर दिया कि AO पेनल्टी लगाएगा। तो 275 और बहुत सारे सेक्शन जिसमें AO को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोला है, ज्वाइंट कमिश्नर को नहीं बोला। अब चलते हैं आगे की तरफ कि हम सेक्शन वाइज सेक्शन 9 पे आते हैं। एक इंटरनेशनल टैक्सेशन का सेक्शन है, सेक्शन 9, इनकम डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया। इसमें उन्होंने कपिल भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो जितना तक आप कर सकते हो हम इसको दोबारा होल्ड कर लेंगे। कोई बात नहीं देखो सर, अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस मत करो प्लीज। नहीं सर, ये मेरे लिए बड़ा नहीं, आपका आशीर्वाद है सर। आई वेलकम योर इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब राजेश भाई के आपके यहाँ बोलता हूँ ना, तो मेरा अपना एक जो एफिलिएशन और अफेक्शन है यहाँ पर, ये बिल्कुल अलग है। ये मेरे लिए बिहारी जी का दरबार ही है, तो मेरे को उसी तरीके से चला है, और मैं बड़ा अच्छा हो जाऊंगा मुझे पता है। हालांकि मुझे कल सवेरे बॉम्बे जाना है अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से बोलने के लिए, बट इसीलिए मैंने बोला आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी ड्यूटीज को ठीक से निभा पाऊँ। सेक्शन 9
सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वर्सेस बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन में ये लिखा हुआ था पहले से कि जो आदमी माल इंडिया में परचेस कर रहा है सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसको बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में ये बात नहीं थी, तो उसमें सेक्शन 9 के अंदर दोनों को तालमेल बैठा दिया, पैरिटी कर दिया, कोहेरेंस कर दिया। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में भी ये लाइन लिख दी राजेश भाई कि अगर आप इंडिया में सिर्फ एक आदमी नॉन रेजिडेंट माल खरीद रहा है बाहर भेजने के लिए, तो उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में नहीं माना जाएगा, उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। वेलकम जी। सेक्शन 10 के अंदर एक जगह उन्होंने, जो आपको पता है कि जैसे वो पेंशन स्कीम से पैसा विड्रॉ करना है, उसके लिए उन्होंने डाला है कि आप 25% तक पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, उस पर टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। सेक्शन 10 क्लॉज 12 कैपिटल बी कैपिटल ए 12BA। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है पूरी साहब, वो तो नया लॉ आएगा तब पता चलेगा, जैसे आधा हो जाएगा, उसमें क्या क्या चीज रहेगी क्या नहीं रहेगी वो तो सब हम पढ़ेंगे। बट एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे एक जरूर लगती है कि जो बड़े बड़े लोग कहते थे, जैसा आपकी जैसे भगवती साहब कहते थे कि लॉ ऐसा बनना चाहिए कि जो डीटीसी में सफर कर रहा है आदमी उसको भी समझ में आए। उन्होंने एक एग्जाम्पल लिखा कि डीटीसी बस वाले को भी ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए। और वही बात कृष्णा अय्यर साहब ने लिखी कि जब फॉरेन आर्ट आप इंडिया में इस्तेमाल करते हैं लॉ ड्राफ्टिंग के लिए, तो वो आर्ट कम करें, आप देश के सोशल एटमोस्फेयर को देख के चलें। अब मुझे पक्की उम्मीद है कि वो होगा जो नया आएगा। सर वो पालकी साहब भी यही कहते थे कि ऑल द लॉज आर फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड बेटरमेंट। राइट कोहली जी जब हम उसको भुगतने लगते हैं तब पता चलता है कि जैसे दूर के ढोल सुहावने लग रहे हैं, यहाँ चलो अच्छा रहे, मैं तो चाहता हूँ पॉजिटिव आदमी हूँ, मेरे को लगता है अच्छा ही होगा। I wish all the best for all of us। मतलब सेक्शन 9 हुआ सर, सेक्शन 10 हुआ। अब आइए दो इंपॉर्टेंट चेंज चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड सर, सेक्शन 12AB बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है दोनों। सेक्शन 12AB में उन्होंने लिखा है पापा जी कि अगर आप स्मॉल ट्रस्ट है, मतलब स्मॉल ट्रस्ट का मतलब राजेश भाई ये 12AB में 12 कैपिटल AB में ये लिखा है कि अगर आप स्मॉल ट्रस्ट का मतलब आपकी पुराने 2 सालों की इनकम जो है 5 करोड़ रुपए से कम है बिना वो दिए हुए, तो आपको 5 साल की जगह 10 साल तक का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात सर? आर यू विद मी? समझ में आ रही है राजेश भाई? यस सर, यस सर। सेक्शन 12AB में अगर आपका इनकम 5 करोड़ रुपए से कम का है प्रीसीडिंग 2 इयर्स का, जिस ईयर में आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 5 साल की जगह 10 साल का मिल जाएगा। इससे उन्होंने कंप्लायंस बर्डन को कम किया है, मतलब उसके 10 साल लिमिट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। भाई रिसीट वर्ड यूज्ड है कि इनकम? सर इसमें ये लिखा है, आई नो यू विल आस्क दिस सर, आई न्यू total income of such trust without giving effect to provision of 1112 does not exceed 5 crore। ये लैंग्वेज है, टोटल इनकम। आर यू विद मी? प्रीसीडिंग 2 इयर्स। अगला चीज उन्होंने माना राजेश भाई, देखिए जब लॉ बनता है ना, इसीलिए पालकी वाला साहब के वर्ड दुआ जी बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं कि आप 12AB लाए थे जब स्पेसिफाइड वॉल्यूशन का सेक्शन है सबसेक्शन 4, जिसमें ये तो था रजिस्ट्रेशन 5 की जगह 10 मिल जाएगा, अगर आप छोटे ट्रस्ट होंगे आपको 10 साल तक हम दोबारा नहीं मांगे। अब ये 12AB4 में जो माइनर वायलेशन हो रही है, जैसे आपने कोई इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फाइल कर दी, उसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, ये पहले उन्होंने खुद लिखा था इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वाले में भी कैंसिल हो जाएगा, हमने डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम। अब इन्होंने ये बात मान ली कि जहां इनकम्प्लीट वर्ड लिखा है इज नॉट कंप्लीट एप्लीकेशन, वो स्पेसिफाइड वायलेशन से हट जाएगा, मतलब कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल पावाजी नहीं होगा 12AB4 में, उसको स्पेसिफाइड वायलेशन से इनकम्प्लीट वाले को हटा दिया। इनकम्प्लीट होना ही नहीं चाहिए था शुरू से ही, पर है था, चलो अब हटा दिया। अब सेक्शन 13 पे आइए। एक और बात है पुरी साहब, जब नया लॉ बनेगा ना, तो ये जो सारे चेंजेस हुए हैं, ये भी उसके साथ जितने आज तक चेंजेस हुए हैं, जो हम आज तक विजडम सीख पाए राजेश भाई, वो भी कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि जो आज तक की एक्सरसाइज हुई है वो वेस्ट हो जाए। सेक्शन 13 में उन्होंने जो रिलेटेड पर्सन है उसमें डाला है, पहले एक लैंग्वेज थी कि जो सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन कर रहा है 50,000, अब उन्होंने लिख दिया कि इसको बोलेंगे फाउंडर, एक क्लॉज में अमेंडमेंट करिए सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी में, एनी पर्सन हुज टोटल कंट्रीब्यूशन टू द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 1 लाख रुपीज, एक बार में आता है 1 लाख रुपए से ज्यादा है, और इन एग्रीगेट अप टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड 10 लाख रुपए, तो उसको क्या मानेंगे पूरी साहब? वो रिलेटेड पर्सन की परिभाषा में आ जाएगा, उसके साथ अगर आपने ट्रांजेक्शन करी तो आप कोड ऑफ कंडक्ट सेक्शन 13 का चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए वायोलेट कर देंगे। तो उन्होंने तो मतलब सर प्रॉपर 10 लाख रुपए डोनेशन नहीं दे सकता किसी से लेके। मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही है सर। मगर कपिल भाई अगर आप दे तो सकता है वो, नहीं आप दे दीजिए, पर उसके साथ कोई आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो खर्चा नहीं करेंगे, सेक्शन खर्चा 13 नहीं करेंगे। हाँ, सेक्शन 13 के सेंसर में आ जाएंगे आप, सेंसर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं हम सेक्शन 13 को चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। तो कपिल भाई जो CSR की कंट्रीब्यूशन है वो तो ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे सारी। अब ये लिखा है सर इसमें बिल्कुल क्लियर, एनी पर्सन हुज टोटल कंट्रीब्यूशन टू द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 1 लाख रुपीस और इन एग्रीगेट अप टू द एंड ऑफ द 10 लाख रुपीस।
जो भी है क्योंकि मेरे पास CSR CSR में लोग तो 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। पर सर उसके साथ डीलिंग थोड़ी है वो। CSR एक्टिविटी के लिए तो थर्ड पार्टी में काम खर्चा होता है ना, उसके लिए वापस कंपनी को थोड़ी जा रहा पैसा वो। देते तो चैरिटेबल ट्रस्ट को ही होना पावा भाई। जी सर, कहने का मतलब ये, पावा जी सही समझ गए। अभी सर जो कह रहे थे, आप पे रडार तो तब आएगी ना जब आप उस आदमी से लेने के बाद उसके साथ कोई और ट्रांजैक्शन, रेंट पे प्रॉपर्टी लेके ज्यादा दे दोगे उसको पैसे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एप्लीकेशन में फंड नहीं होना चाहिए उसके साथ। राइट, बहुत अच्छा बोला पावा जी, के लिए तालियां बजाने का मन कर रहा है। राधे राधे सर, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 17 आपने पावा जी बहुत अच्छे से समझा, मुझे भी एक लाइन अच्छे से समझा दी कि उसके साथ एप्लीकेशन नहीं करेंगे। सेक्शन 17 सर, सेक्शन 17 है परक्विजिट सैलरी हेड का। उन्होंने कहा कि कुछ लिमिट 20-30 साल पहले सेट हुई थी परक्विजिट वाले आदमियों के लिए, ये सैलरी वाले लोग हैं, इनके लिए उन्होंने कहा कि हम सीबीडीटी को पावर दे रहे हैं, रूल मेकिंग बॉडी को। वो ऐसा नहीं है दीक्षित साहब, ट्रांजेक्शन आप कर सकते, ट्रांजेक्शन आप, हाँ अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो आर्म लेंथ पे होनी चाहिए। एक और नियम है, ऐसा भी नहीं है कि पापा जी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। सेक्शन 13 में ट्रांजेक्शन बैन नहीं है, पर आपका ट्रांजेक्शन आर्म लेंथ पे होना चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए। यानी जो रिलेटेड वो पार्टी झगड़ा के तो लिए सही है ना। रिक्वायरमेंट्स है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। जैसे 48(2)B में होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग में होता है। आपको सबसे मेरे से ज्यादा पता है, चार्टेड अकाउंटेंट के नाते आप रिलेटेड पार्टी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एनी हाउ, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। सेक्शन 17, सर इसमें एक रजिस्ट्रेशन का आया था, वो 10 साल एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन भी 5 साल खत्म होने से पहले वो 10 साल के लिए हो गई वैलिड। ये भी आज सुबह बोला था कि 10 साल की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी 12A की, जो वो जो है, जो अभी तो 5 साल पूरे नहीं हुए, तो दैट मींस इट विल रन अप टू 10 years। बेनिफिशियल प्रोविजन है, इंटरप्रिटेशन लिया जा सकता है पावा साहब। वही है, जैसे देखिए आज क्या हुआ, जैसे मैं आज जैसे अभी इस बजट की तैयारी कर रहा था राजेश भाई, जिस दिन बजट आता है आप क्या बोलना होता है तो कुछ और ध्यान रहता है, नहीं दिमाग सारा वहीं लगा रहता है। अब मेरे को किसी सीए साहब ने, आप जैसे हमारे मित्र ने, एक 148 का भेज दिया। मेरा वो भी फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा, उससे ऐसा लगता है, मैंने बोला है आपको कि मेरा मैरिज उससे भी हुआ है। तो 148 का क्वेश्चन आया। अब क्या हुआ पुरी साहब, वो सेक्शन का जो आप सब कमाल सोचिए कि इतनी अच्छी अच्छी बातें मैडम ने कही है आज के दिन, वो कहने का पता नहीं वो बात है नहीं है, पर राजेश भाई 148 का नोटिस फाइनेंस एक्ट 2024 के अमेंडमेंट होने के बाद कल परसों इश्यू हो रहा है 2025 में, और उसमें जो प्रोविजन की नंबरिंग रेफर्ड है वो 2024 से पहले की है। आप इसको राधे राधे कहेंगे या क्या कहेंगे? राधे तू बड़भागी कौन तपस्या, तीन लोग तेरे अधीन सो तारन तरीन। तो भैया डिस्क्रिशन है ना उनके पास। अरे साहब, आप कानून क्या अप्लाई कर रहे हैं? कमाल का माइंडसेट है आपका। एओ वो जो सेक्शन मैंने कमाल, और राजेश भाई मैंने 4 बार अपने आपको टैली किया उस आदमी के साथ, भाई साहब के साथ, जिंदल साहब के साथ। वो 148A सब सेक्शन 1, 2, 3 बन गया फाइनेंस एक्ट 24 से। वो 148B जो 2024 से पहले था, जो विसर्जित हो चुका है, उसको रेफर कर रहे हैं। अच्छा आप बताइए इसके लिए क्या लॉ काम करेगा? अदरवाइज it should be invalid notice। पापा जी जो आप बोल रहे हो, अगर आप बेनोवलेंट चेंज ला रहे हो, बेनिफिशियल चेंज ला रहे हो, तो आप उसको रेमेडियल चेंज ला रहे हो, जिसका सेंस शॉकर देने का, आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव मान सकते हैं। वाटिका टाउनशिप 366 आईटीआर कहता है, जस्टिस सीकरी का फैसला 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। बट उसको देने के लिए मानसिकता भी होनी चाहिए। उसके लिए फिर आपको अगर लिटिगेशन का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो आप के पास चॉइस नहीं है, फिर मरता क्या नहीं करता। सेक्शन 23 पे आइए, एनुअल वैल्यू के लिए उन्होंने बोला, हाउस प्रॉपर्टी के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए उन्होंने पहले, जैसे आपको नील तब बोला था जब आप उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाते थे और आपके पास एक जेन्युइन रीजन होता था कि आप काम कहीं और कर रहे हैं, पर उन्होंने कहा आप किसी भी रीजन की वजह से अगर आप हाउस ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको वैल्यू नील ले लेंगे। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 की लैंग्वेज में पढ़ देता हूं। द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ ए हाउस और एनी पार्ट देयरऑफ शैल बी टेकन एज नील इफ द ओनर ऑक्यूपाइज इट फॉर हिज रेजिडेंस और कैन नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाई ड्यू टू एनी रीजन। अब यहां वर्ड आ गया एनी रीजन पूरी साहब। पहले कुछ और वर्ड था जो आपको डिफिकल्टी, एक पर्टिकुलर रीजन था तब आपको नील माना जाता था अगर आप ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे। तो राजेश भाई दिस इज अ वेलकम चेंज 23 सबसेक्शन 2। कपिल भाई सेक्शन 17 रह गया, उसमें क्या चेंजेस किए उन्होंने? सर मैंने ही बताया ना, सेक्शन 17 के अंदर ये नहीं सर, सेक्शन 17 में क्या है, उन्होंने ये महसूस किया कि 2 जगह सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 जो परक्विजिट का है उसमें सब क्लॉज 3 और सब क्लॉज 8 नोट करिए पुरी साहब, उसमें 2 जगह जो अमाउंट फिक्स था उसको उन्होंने हायर करने के लिए एक वर्ड डाल दिया, एनी सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब सीबीडीटी के पास पावर आ गई, तो उन्होंने कहा आज की कंडीशन देखकर उसको हायर करा जा सकता। ठीक है, अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री देश में बढ़ रही है, बाहर के नॉन रेजिडेंट आकर देश के अंदर टेक्नोलॉजी लेकर आवें, सर्विसेज देवें, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बढ़ाने में मदद करें, उनको राहत देने के लिए धारा 44BD में प्रिजम्पटिव स्कीम नोटिफाई की गई है, जिसमें बाहर के नॉन रेजिडेंट अगर देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर जो मिनिस्ट्री से नोटिफाइड है इंडियन, उसको फिलिप करने के लिए सर्विसेज लाते हैं टेक्नोलॉजी, तो उनका बिजनेस इनकम 25% से प्रिजम्पटिव इनकम में टैक्स हो जाएगा राजेश भाई, धारा 44BD के तहत।
सेक्शन 45 में चेंज ये है कैपिटल एसेट के अंदर कि यूलिप का पैसा अगर आपको रिडीम होगा 45(1)(b) में पूरी साहब वो कैपिटल एसेट की तरह टैक्स होगा, जो 10(d) जिसपे नहीं अप्लाई होता। आप समझ रहे हैं, जिसपे 10(d) अप्लाई नहीं हो रहा और वो रिडीम हो रहा है और आपको 45 में कैपिटल गेन की तरह उसको टैक्स देना है। सेक्शन 72 में उन्होंने कहा कि लोग बाग जब एमालगामेशन मर्जर करते थे ना, कुछ प्रोविजन ऐसा था कि जहां ऐसा लिखा था कि लॉस एवरग्रीन हमेशा चलता रहेगा चिरायु तक, कुछ ऐसा होता था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, ये सब एवरग्रीनिंग नहीं होगा। उन्होंने सेक्शन 72A में बुद्धुआ जी सेक्शन 72A में एक सबसेक्शन डाला है, सबसेक्शन 6B और 72AA दोनों को अमेंड किया है कि 1/4/2025 के बाद जो एमालगामेशन और बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होगा उसके अंदर टोटल कैप कैरी फॉरवर्ड की 8 साल की होगी। सर राजेश भाई क्लियर है? सेक्शन 72 कैपिटल ए का धारा सबसेक्शन 6B और सेक्शन 72AA का प्रोवाइजो कि 1/4/2025 के बाद का बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन और एमालगामेशन के लिए 8 साल की, इसका लॉजिक मेमोरेंडम में ये दिया हुआ है कि एवरग्रीनिंग ना चले। एवरग्रीनिंग का मतलब तिरायु तक ना मिले, इसलिए उन्होंने उसको 8 साल किया। अब एक बीच में मेरे को वैसी बात याद आई पुरी साहब, थोड़ा सा लाइक बुक करने के लिए, कि अभी मैं जैसे बजट देख रहा था, इतने सारे चेंजेस इन्होंने किए। अभी कभी ये चेंजेस ऐसे क्यों नहीं करते हैं चेंजेस में, जैसे वो सेक्टर्स में जहां एसएससी को ऐसा, जैसे वो बात जो पालकी वाला साहब बोलते थे कि डिस्क्रिशन कम करें, रूल ऑफ लॉ की तरफ लेकर जाएं, उसमें असेसिंग अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी आए और उसमें ऐसा ना हो कि हर एक चीज के लिए 115 BBE हाई पिच असेसमेंट हो और फिर एसएससी धक्के ही खाता रहे और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर अलग अमेंडमेंट जस्टिफाई करें। तो ये सब चीजें भी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अमेंडमेंट, ठीक है आपने अच्छा किया कि 12 लाख का लिमिट कर दिया, आपने अच्छा किया कि टैक्स रेट को वो क्या करते हैं 187A सॉरी 115 BAC जिसमें न्यू टैक्स रिजीम है, उन्होंने उसका स्लैब का वो किया। वो मेरा काम नहीं है, आप लोग ज्यादा जानते हैं, मेरे को नहीं समझ में आता 115 BAC वगैरह, मेरे को अभी भी तक समझ में नहीं आया। एक सेमिनार में मुझे किसी ने पूछा राजेश भाई कि ये न्यू टैक्स रिजीम अच्छा होता है या ओल्ड टैक्स रिजीम अच्छा होता है, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं भाई, मैंने कितने सालों तक तो अपनी ITR भरी ही नहीं है और ये वैसे भी मैथमेटिक्स का काम है। आप कंपेयर लीजिए, सॉफ्टवेयर लीजिए, कंपेयर मारिए तभी पता चलेगा। जब कागज पे मैथ आएगा तभी तो पता चलेगा राजेश भैया, वैसे पता लग जाएगा एब्स्ट्रैक्ट में कि न्यू टैक्स रिजीम अच्छा है या ओल्ड टैक्स रिजीम अच्छा है या कौन सा अच्छा है। नहीं, अब तो सारे सॉफ्टवेयर कंपेयर कर देते हैं हाथ के हाथ। हाँ, तो कपिल गोयल कैसे बताएगा ऑफलाइन, मैं कैसे बता सकता हूँ। पर एनी हाउ अच्छा है कि उन्होंने ये कहा कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हम उसको स्लैब को भी बढ़ा रहे हैं और 87A में ये इंश्योर कर रहे हैं कि न्यू टैक्स रिजीम वाले भी करेक्ट करना पावा जी पूरी साहब आप लोग, वो कह रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम वाले के अंदर रिबेट को हम ऐसा कर रहे हैं 87A को कि 12 लाख तक आप पे टैक्स शून्य रहेगा। यही है, समझ सही है मेरी, गलत है सर? यानी इनडायरेक्टली दे वांट टू प्रमोट न्यू रिजीम। हाँ, और उससे 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, यही है एक्सेप्ट कैपिटल गेन। वो जो स्पेशल रेट के वो अलग है, जो स्पेशल लोग हैं, जो आम लोग हैं वो इधर है, स्पेशल लोग अलग हैं। स्पेशल लोग का मतलब है स्पेशल रेट वाला अलग है, उन्होंने ऐसा बोला है। मैडम ने भी लॉ में भी लिखा है 115। वो नहीं, वो यही लिख, ये बोला उन्होंने। आम आप आम है तो आम ही रहे, और खास है तो खास ही रही घर के साथ, तो खास वालों के लिए अलग रेट है। एनी हाउ, ये समझने के लिए मेरे जैसे कमजोर आदमी को, क्योंकि हमें कैलकुलेशन इतनी, अब वकालत करते हैं ना तो कभी कोर्ट में जाते हैं तो इतना करना नहीं पड़ता। एनी हाउ चलिए 87A में उन्होंने रिबेट के अंदर जहां 7 लाख था, उन्होंने 87A को जहां प्रोवाइजो था उसको 12 लाख कर दिया। ठीक है, एम आई राइट सर पुरी साहब? और 115 BAC के साथ 1A के साथ उसको अलाइन कर दिया। अब एक राजेश भाई ट्रांसफर प्राइसिंग में बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज है, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं, मैं कम ट्रांसफर प्राइसिंग करता हूं इंटरनेशनल टैक्सेशन का साहब। पुराना रिजीम सर एज इट इज रखा है। पुराना रिजीम तो ऐसी है सर, उसमें कुछ चेंज नजर नहीं आया मुझे। नहीं, उसमें बोला भी नहीं कुछ भी। बोला तो नहीं, बोलते तो पिछली बारी भी नहीं थे। कहानी ये बता, पुराना एज इट इज ही है। अब नए टैक्स लॉ में बता रहे खत्म कर देंगे, इसमें चलते बाबा रहेंगे। साहब, दे वांट टू इनडायरेक्टली प्रमोट न्यू कह रिजीम। रहे हैं बिल्कुल पूरी साहब ने करक्स, जैसे पावा जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा, इन्होंने करक्स बताया, बिल्कुल सही करे। ट्रांसफर प्राइसिंग में सर इन्होंने राजेश भाई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज डाली है, हालांकि कोई ऐसे प्रैक्टिकली देख रहे हैं, जैसे आज आपका इंटरनेशनल बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सेक्शन 92CA, जैसे आपकी फॉरेन ट्रांजैक्शन होती है किसी बाहर के आदमी के साथ तो ट्रांसफर प्राइसिंग लगती है। तो उसमें गर्ग साहब इन्होंने कहा कि अगर आपकी आज कोई ट्रांसफर प्राइसिंग में आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट हो गई तो वो अगले 2 साल तक भी आपको अगर सिमिलर ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो वो चीज एज इट इज अप्लाई कर जाएगी। तो उन्होंने ट्रांसफर प्राइसिंग को ब्लॉक कंसेप्ट दिया है पहली बार इंडिया में, उसका एक रिजीम बनेगा। 92CA सेक्शन में पावर दिए बोर्ड को गाइडलाइंस भी बनाने की, और ये भी बोला है कि ट्रांसफर प्राइसिंग अगर 1 साल हो गए, और एक वर्ड यूज है इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, आप लोग नोट कर सकते हैं कि 1 साल में जो हो गई ट्रांजैक्शन, वो पुरी साहब वो अगले सालों में कौन सी ट्रिप पे लगेगी जो सिमिलर ट्रांजैक्शन होगी, सेम नहीं सिमिलर। दिस इज वेरी गुड चेंज। सिमिलर का मतलब सेम से बड़ा होता है, आइडेंटिकल नहीं, सिमिलर।
आप समझ गए? सिमिलर का मतलब सिमिलर वर्ड अंडरलाइन कर ले सर इसमें मुझे सेम तो कपिल भाई हो ही नहीं सकती। सिमिलर तो अच्छा वर्ड है सर, बड़ा वर्ड है नहीं, आगे बढ़ते हैं। 115 बीएसी का जो स्लैब था वो हमने डिस्कस कर लिया और उसको उन्होंने कह दिया। हाँ तो सर ये टनेज वेलकम चेंज क्यों है ब्लॉक ऑफ 3 इयर्स को अगर कर लिया तो? इसमें सर बार बार हर एक बार उसको ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी कराना, टीपी स्टडी कराना, हर एक बार उसको जाकर, अच्छा स्टडी वगैरह जो करना है वो एक साल की करा लो, बहुत है 3 साल के लिए। क्योंकि वो ऑर्डर पास करेगा सर बकायदा। 155 सबसेक्शन 21 में भी अमेंडमेंट करी गई है कि अगर आपका जैसे 1 साल में हो गया तो वो अगले 2 सालों को कवर कर जाएगा, अगर वो आपको कबूल है तो। आप कहते नहीं आपको कबूल नहीं है तो फिर नहीं करेगा, जैसे वो तो कबूलनामा जरूरी है। अगर आपके बेनिफिट में उसको करना अगर आपने है तो कहा कराओ। तलाक है तलाक है तलाक है फिर नहीं होगा। कबूल है कबूल है कबूल है कहेंगे तभी होगा सर। आप इसका मतलब समझ गए अभिप्राय है? दोबारा समझाऊं तो ठीक है सर। आप कई बार तो डिपार्टमेंट वो भी लक्की लोग हैं जो टीपी असेसमेंट क्लीन करा लाए, उनको उनके मन मुताबिक हो जाए, उनकी श्रद्धा के या उनकी इच्छा के अनुसार हो जाए। पर अगर उसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट हो गया तो वो कैसे मान लेंगे? वो आपको तो लड़ना ही पड़ेगा फिर। पर आपकी बात सही है कि वेलकम चेंज इसलिए क्योंकि उसमें कंप्लायंस बर्डन कम हो सकता है अगर टीपी असेसमेंट रैशनल होती है तो। टनेज टैक्स स्कीम जो एक टनेज बड़े प्लेयर्स पे लगती है, उसके अंदर उन्होंने इनलैंड वेसल को भी डाला है। मैडम ने बजट स्पीच में बोला था, बता देता हूँ क्योंकि अमेंडमेंट है, रो वाइज चल रहा है। आगे बढ़े सर, 132 सेक्शन के अंदर उन्होंने जो अप्रूवल होती है, रिटेंशन होती है सीज्ड असेट्स की, वो जो उसको रखना होता है वो 30 दिन तक फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ असेसमेंट दिया, अब उसको 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर कर दिया है। हाँ अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चेंज पे, अपडेटेड रिटर्न। सर राजेश भाई, अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट लाया गया था कि अगर किसी एसएससी से कोई इनकम रह गई है वो आगे आए और 139 धारा सबसेक्शन 8A के तहत अपडेटेड रिटर्न फाइल करे। अब उसके लिए 24 महीने का था, अब 24 की जगह 4 साल, मतलब 2 साल था, अब 4 साल हो गए, 48 महीने। अब उन्होंने कहा 4 साल तक आप आगे आइए, आ सकते हैं, आपका स्वागत है, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करें। पर आपका स्वागत तब नहीं है अगर आपको ऑलरेडी 148 का शो कॉज आ गया कि आपका केस क्यों ना खोल दिया जाए। पर वो तब नहीं लगेगा अगर आपका केस ड्रॉप हो गया कि फिट केस नहीं है, आप मेहनत से करा लाए। तो कुल मिला के बात का मतलब ये हुआ कि आप 2 साल की बजाय 4 साल तक भी अब आ सकते हैं अपडेटेड रिटर्न लेकर। और अपडेटेड रिटर्न सतीश सिंह जी आप सही कह रहे हैं सर, पर इसमें एक चीज देखिए, जो आप बोल रहे हैं 92 सीए के अंदर उन्होंने बकायदा ये लिखा हुआ है, जो सब सेक्शन 3B डाला है ना, उसके अंदर उन्होंने ये बातें लिखी हैं कि अगर एक बार आपका ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया तो टीपीओ शेल विद इन मंथ, फिर उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन है वो लगेंगे। और सीबीडीटी को पावर दे दी है कि अगर उस सेक्शन को कोई डिफिकल्टी आ रही है इसको देने में, इसीलिए उन्होंने 92 सीए के आप 2 सेक्शन नोट कर लीजिए सतीश जी, सबसेक्शन 11 और सबसेक्शन 12, कि टीपी का ये जो ब्लॉक वाला पॉइंट लाए हैं तो उसके लिए उन्होंने सीबीडीटी को एक एक्स्ट्रा पावर दी है टू आयरन आउट द क्रीजेस। उसमें वो गाइडलाइन ले कर सकते हैं। राजेश भाई वापिस आ रहा हूं, मैं कहा था राजेश भाई? अपडेटेड रिटर्न पे था 139.8 है। हाँ 139.8 पे था बुटानी जी, थैंक यू। 139.8 में उन्होंने 2 साल के साथ उन्होंने आगे कर दिया, 4 साल तक आ गए। अब 4 साल में उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, मैडम ने कहा हम 2 साल से 4 साल लोगों को बुला रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो 2 साल के बाद 4 साल में आएंगे हम उनसे टैक्स ज्यादा लेंगे। उनका ऐसे नहीं है कि जैसे 2 साल वाले का ले रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप 3 साल में आ रहे हैं 2 साल के बाद तो आपसे 60%, मतलब जितना टैक्स है उसका 60%, और अगर आप 3 साल के बाद 4 साल तक आ रहे हैं तो 70%। ये नोट कर लीजिए, ये यही होता है पावा जी, जब कई बार नहीं लिखा होता ना कि आप 4 साल तक रिटर्न लेकर आ रहे हैं अपडेटेड, 3 साल के बाद तो आपको 70% देना है। कितना परसेंट देना है? 70। और 3 साल तक आ रहे हैं तो 60% 2 साल के बाद। तो सर ये 4 साल तो 148 का भी 4 साल ही है, 50 लाख के नीचे वाले तो 5 साल तक है। 5 साल 5 साल तो है 5 रिटर्न तो जा ही सकती है, मतलब एक करंट ईयर की और 4 पीछे की। ये जब 60%। 148 इशू ना हो तब। हाँ 148 नहीं सुना तो चौथे साल वाला तो हो ही जाएगा जाने से सर पहले। मॉरल ऑफ स्टोरी है, 4 साल तक टीआईएस में देखो कोई नई इन्फॉर्मेशन तो अपडेट नहीं कर दी सरकार ने बस। सर मेरा मानना ये नहीं है बुटानी जी, ओ सॉरी पोली जी, मेरा मानना ये जो 60% 70% है, मैंने पहले भी इसका, मेरा अपना हम्बल पॉइंट है, जो देना चाहे दे दे, उसके पैसे मेरे को तो कोई मिलना नहीं, आपको मेरे को। पर मैं आपको बता रहा हूँ 60% 70% बिल्कुल हवा का रेट है, गलत रेट है, ऐसा मान के चल रहे हो आप। इसमें पेनल्टी फैक्टर सबसे हाईएस्ट इनबिल्ट है। इनबिल्ट है, बिल्कुल ठीक बात। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, है तो यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होना चाहिए भाई, मुझे रिफंड भी अलाउ होना चाहिए 4 साल तक। आप मेरा 25-50% काट आपका लो। स्वागत तभी है बुटानी जी, जब तक आप आपको कबूलनामा तब तक है जब तक आप उनको प्यारे लग रहे हो। जैसे मुझे अभी कोहली वो खिवानी जी चिढ़ा रहे थे कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, वो कह रहे हैं आप सुंदर तभी लग रहे हो जब हमें कुछ दे रहे हो, जब आप कुछ दे नहीं रहे हो, मांग रहे हो, तो हमें सुंदर नहीं लग रहे। जाओ साहब, आप बाकी बिहारी की जय हो, जाइए।
यानी सरकार का ये इंटेंशन है कि 50 लाख से नीचे 140 सर पे तो जा लड़िए, नहीं अगर सकता। आपका केस मेरे से पूछेंगे ना तो इसका ये तरीका नहीं है। हम अगर हम पे लड़ेंगे ना, हमें देना होगा तो हम ऐसे नहीं देंगे कि आप नज 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 अप्रोच अडॉप्ट करें। नज वर्ड यूज किया इसमें तो है। सर पेनल्टी कितनी, 70% पेनल्टी हो गई, इंटरेस्ट और टैक्स का 70% हो गया, जो हाँ अपने आप में ज्यादा है। बाबा जी, बड़ा अनवेलकम सा है। जैसे ये ना होता, जैसे कि आप आ रहे हो किसी को, जैसे अब बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जा रहे हैं, उन्होंने पता है आपको क्या आंकड़ा दिया इसका? कैन यू आप मुझे बताइए। हाँ दैट इज राइट। नहीं नहीं, अभी राजेश भाई सुनिए, क्या कमाल की बात है, पावा जी की बात से याद आई है। इसमें इन्होंने क्या कहा है एक पैराग्राफ में, मैं कितने ऑनरेबल, लाख यूटीओ अरे भाई साहब 90 लाख अपडेटेड रिटर्न आ चुकी है। हाँ 90 लाख और 33,000 वीएसवी में आ चुके हैं। वो तो कम आंकड़ा है, पर 90 लाख तो बहुत होता है। एनी, और इसका मतलब बहुत सारे लोगों, 90 लाख लोगों ने अपने आप ही इतना सारा टैक्स दे दिया 50%, क्योंकि उन्होंने 25-50 के 2 स्लैब पहले बना रखे थे। अब 60 और 70 का और हो गया, 4 स्लैब हो गए इसमें भी। इसमें एक तो इसमें छोटी सी बात ऐड पेनल्टी करूं? 148 से ज्यादा हो गई ना। इंटरेस्ट तो एक स्टेट में लगेगा, उसके बाद 70% का मतलब इंटरेस्ट का भी 70% और एडिशनल हो गया। सर आप सही कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं बाबा जी, आगे बढ़ते हैं। ये कैलकुलेशन है, आप ज्यादा जानते हैं, पर मैंने आपको अपना मन का बात पहले बता दिया कि आप लोग जिस चीज को कर रहे हैं, ये जो एसएससी कर रहा है, ये उससे ले एक्सटॉर्शन टाइप है। ये मेरे लिए जैसे पालकी वाला साहब कहते थे, कन्फिस्केटरी है। कन्फिस्केटरी वर्ड समझते हैं आप? कन्फिस्केटरी मतलब कि जिससे आप मांग रहे हैं उससे पूरा ही पैसा ले रहे हैं, उसकी इनकम ही ले रहे हैं राजेश भाई। प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे ना उसके साथ, क्या बस पता पैसे क्या, दिए तुमने। राधे राधे। 153 सेक्शन, और कुछ सेक्शनों में जहां जहां टाइम लिमिट दी हुई है 153 बी में, उन्होंने चेंज ये किया है कि अगर कोर्ट से किसी ऑर्डर का स्टे मिल जाता है तो कौन सा पीरियड एक्सक्लूड होगा लिमिटेशन के लिए। वो 3-4 सेक्शनों में 153 बी में मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए। फ्रॉम द डेट जिस दिन स्टे मिलेगा, और जो टर्मिनल डेट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है राजेश भाई, जब सर्टिफाइड ऑर्डर वेकेशन का आ जाएगा तब तक का पीरियड एक्सक्लूड होगा। स्टे डेट का जब मिला और जब आपको ऑर्डर वेकेट का आया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब इन्होंने पिछली बार फाइनेंस एक्ट 2024 से ही, आपको याद होगा, ब्लॉक असेसमेंट बनाया था। कितने महीने पहले बनाया था राजेश भाई? 5-6 महीने पहले। उसके अंदर इनको अभी पता लगने लग गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी को कहा कि नहीं, इसको ब्राइट साइड से सोचिए, गोयल साहब आप क्रिटिसाइज कैसे, पर मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने अभी उसके अंदर ही बहुत सारी अमेंडमेंट कर दी है इस वाले बजट में भी। मैं आपको ब्लॉक असेसमेंट से बोर नहीं कर रहा, बट उन्होंने सर्च असेसमेंट की अनडिस्क्लोज इनकम में, मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम में, हमने मेरे जन्मदिन वाले दिन भी हमने ये सेक्शंस कुछ पार्टली डिस्कस किया था। तो राजेश भाई ये 158 बीबी जो ब्लॉक असेसमेंट वाले सेक्शंस हैं, इनमें इन्होंने फिर भी इस बार, जो अभी तो इसके आयु पिछले 6 महीने पहले की थी, 6 महीने वाले प्रोविजन में फिर से चेंज हो गया है। अभी 1 सितंबर 24 के बाद की सर्च होगी, उस पर लगेगा वो। एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे उसमें लगा, समझाने के लिए बता देता हूं। इस बार इन्होंने पता नहीं क्या क्या हुआ है, काफी जगह फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर पकड़ा है पापा जी। जैसे होता ना फ्रॉम एंड ऑफ मंथ पकड़ते थे, इन्होंने क्वार्टर को क्यों पकड़ा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कुछ सारे आगे, जैसे आप एक सर्वेक्षण करेंगे बजट का, तो काफी सारे टाइम लिमिट को जो फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ थी पेनल्टी वाली मिलाकर, उन्होंने उसको एंड ऑफ क्वार्टर कर दिया कॉलेज जी, एंड ऑफ क्वार्टर। अच्छा एंड ऑफ धन ही लिया, है। अच्छा धन ही लिया, क्वार्टर पे ही रह गया। क्या बात करें। इन्होंने पहले 158 बी में क्या लिखा है, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ 12 महीने थे, अब इनको कह दिया फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर 12 महीने, तो 3 महीने एक्स्ट्रा दो। मतलब आप उसकी एफिशिएंसी को, एक जगह नहीं इन्होंने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया मेमोरेंडम में कि हम एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ चेंजेस करने हैं। अगर एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसको इतना सारा टाइम बढ़ाने का क्या जरूरत है? अगर आपका एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसका आगे वर्ड लिखा है एफिशिएंट। उनको डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी पता है ना। क्वार्टर क्वार्टर की रिटर्न जाती है, इसमें उन्होंने क्वार्टर कर दिया और कुछ बात नहीं है। नहीं, उनको डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी का पता है ना। चलिए अब आते हैं हमारे फेवरेट चैप्टर, जो इस बजट का एक फेवरेट चैप्टर है, टीडीएस का। डिजिटल एंड एआई है सर इसका। सर टीडीएस का चैप्टर का इन्होंने ना एक मेमोरेंडम में टेबल बनाया बड़ा अच्छा। उस टेबल के अंदर इन्होंने राजेश भाई पूरा अच्छे से समझाया है कि कौन से टीडीएस सेक्शन में हमने कितना रेट बढ़ाया, थ्रेशोल्ड बढ़ाया। अब जैसे मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ 193 सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जिसमें नील था, अब 10,000 का थ्रेशोल्ड आ जाएगा। 194 ए जो ब्याज का सेक्शन था, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, उसमें 3 स्लैब थे, को लीजिए, आप सब नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 50,000, 40,000 और 5,000। राजेश भाई 50,000 था सीनियर सिटीजन के लिए, 40,000 इन केस ऑफ अदर्स व्हेन पेयर इज बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पोस्ट ऑफिस, और 5,000 इन अदर केसेस। कोहली साहब इसको रिस्पेक्टिवली 50,000 को सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख कर दिया, 40,000 इन केस ऑफ अदर्स व्हेन पेयर इज बैंक एक्सेट्रा 50,000 कर दिया थ्रेशोल्ड, और जहां 5,000 था वो दोनों के लिए 10,000 कर दिया।
तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब हम बढ़ाने का मतलब, किसी ने एक वैसी एक बात चल रही थी अभी, किसी अखबार में आ रहा था, किसी एक उपाध्याय साहब ने ना सुप्रीम कोर्ट में पीएल डाली जस्टिस खन्ना के पास खिवाड़ी जी, कि टीडीएस में गवर्नमेंट डिडक्टर से इतनी मेहनत करवाती है, उसको पारितोषिक क्या देती है, वो अपने खर्चे पे कर रहा है। खन्ना साहब ने भी न्यूज में आया था, फिर खन्ना साहब ने उनको कहा कि साहब को कि आपने बात तो अच्छी कही है बट आपने रिसर्च पूरी नहीं करी, अभी मैं आपकी पीएल नहीं एडमिट कर रहा, ये ऑन रिकॉर्ड न्यूज़पेपर में आया है। तो वो भी एक बात है कि टीडीएस जो करता है वो अपनी, मैं कई बार सोचता हूँ कि वो अपना काम कर रहा है या गवर्नमेंट के लिए हेल्प कर रहा है, और उसको राजेश भाई इतना सारा स्टाफ रखना पड़ता है तो उसको खर्चा भी करना पड़ता है, तो उसको मिलता क्या है बदले में? और भैया लेट हो जाता है, पेनल्टी अलग से लगाते हैं। ये राधे राधे मिलता है सर। हाँ 50,000 का 1 लाख हो गया, 40,000 का 50,000 हो गया, 5,000 का 10,000 हो गया। आगे बढ़ते सर, 194 ए के बाद, 194 के बाद ए के बाद आया 194 बी और 194 डबल बी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेस वाले का 10,000 रुपए एग्रीगेट का थ्रेशोल्ड था, उसको 10,000 सिंगल कर दिया। जो ये लॉटरी वगैरह का थ्रेशोल्ड था 10,000 से सिंगल, एग्रीगेट 10,000 से 10,000 सिंगल हो गया। चलिए, और तीन सेक्शनों को इकट्ठा बता रहा हूं, 194D, 194G और 194H। ये कमीशन वाले हैं, इंश्योरेंस कमीशन, इनकम बाय वे ऑफ कमीशन, प्राइस लॉटरी टिकट एंड कमीशन ऑन ब्रोकरेज। इसमें 194H सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी साहब, जिसमें 15,000 का थ्रेशोल्ड था इन तीनों सेक्शनों में, उसको 20,000 कर दिया है, 5,000 बढ़ा दिया है। आर यू नोटिंग सर? 15,000 से पावा जी 20,000 कर दिया। क्या लगता है आपको, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा सर? तो ही और रहे ना। यार कमीशन 2-4 हजार के आजकल कौन मिलता देता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 194 आई का बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, वो कह रहे 2,40,000 का ब्याज, ओ सॉरी ये किराया वाला 2,40,000 का थ्रेशोल्ड था, उसमें 50,000 रुपए पर मंथ का डाल दिया। और 194 जे का जो था हमारा फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज 30,000 था, उसको 50,000 कर दिया। मतलब किराए वाले को 2,40,000 एग्रीगेट था, उसको 50,000 पर मंथ। 194 जे टेक्निकल फीस प्रोफेशनल सर्विसेज 30,000 से 50,000, और एनहांस कंपनसेशन वाला 2.5 लाख से 5 लाख। मगर कपिल भाई ये देखना है जो 50,000 उन्होंने किया है कि 50,000 के बाद 6 लाख की एग्रीगेट हुई है कि 50,000 से ऊपर होते टैक्स काटना है पर मंथ। नहीं सर, उसमें लैंग्वेज बता देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन हमेशा आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हो सर, यू आर वेरी गुड। अभी मैं आपको बताता हूँ सर इसके अंदर क्या लिखा है उन्होंने, मैंने इसका मार्क कर रखा है, मुझे पता था आप ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तो इसका मतलब सर ये इंडिविजुअल और टैक्स वाले, एक सेकंड, सॉरी, एक सॉरी, ਤੁਸੀਂ एक provided that no deduction shall be made under this section where the income by way of rent credited or paid or for a month or part of a month by such person to the account of the pay does not exceed 50,000 rupees। ये लिखा है पूरी साहब। आर यू क्लियर? अब बोलिए पावा साहब, सॉरी सर वो जो इंडिविजुअल वाले जिनके पास 10 नंबर नहीं होता था, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर 50,000 के ऊपर टीडीएस काटता था तो इन दोनों को सेम लिमिट कर दिया मतलब। अब इतना मैंने नहीं ध्यान से देखा सर, ये आपका कमाल की बात है, ये आपका बाज वाला, दूसरा जो बाज वाला नजर नहीं है सर, सॉरी। नॉन टीडीएस वाले जो इंडिविजुअल्स हैं जो रेंटल इनकम देते हैं, आपको काबिलियत तारीफ है कि आप इतना ब्रॉडली उसको कंपेयर करें। मैं तो अभी उसको इसी पे लगा, मैंने कहा मैं इसी में यहीं से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। बाबा साहब जो इंडिविजुअल रेंटल वाला है ना उसको अपने पैन पे काटना है, मगर सर, जो वही बिजनेस कह रहा हूँ, वाले हैं दोनों उनको की, टैन पे काटना है। सर अब दोनों की लिमिट सेम हो गई ना। हाँ लिमिट सेम होगी, नहीं इसमें फर्क है, नहीं नहीं, उसमें तो उसमें 50 6 लाख 6 लाख एनुअल रुपए के ऊपर हिसाब नहीं से है। होगा तो नहीं नहीं सर, 6 कटेगा। लाख एनुअल नहीं है, 50,000 महीना है उसमें भी। हाँ हाँ 6 If लाख it नहीं doesn't है, exceed, कभी भी टेनेंसी खत्म हो जाए या 31 मार्च, सिर्फ वो साल में एक बार ही काटना है, ये मंथली अभी होगा, अभी तो इतना थोड़ा फर्क है। पता साल कंपेयर, में 2 बार है वो भी। आपका कंपेयर करने का भाव अच्छा है, पर अभी थोड़ा रुक जाइए सर, कोई बात ठीक है सर, हाँ जी। नहीं। 194 क्यू का और 206 सी टीसीएस की, एक चीज पे टीडीएस भी लग रहा है, टीसीएस भी लग रहा है। इन्होंने राजेश भाई अच्छा है, देखो कितना अच्छा है, कोई आदमी अपनी एडमिट करता कि नहीं। हमें ये महसूस हुआ कि लोगों ने हमें बताया कि एक चीज पे जो माल परचेज हो रहा है 50 लाख से ऊपर वाला, उसमें टीसीएस भी है, 206 C1H और 194 क्यू भी है। उन्होंने कहा 206 C1H को विसर्जित कर रहे हैं 1,425 से, अब 194 क्यू ही चलेगा। ये क्लियर है सर? हाँ, 206 ए भी अबॉलिश कर दिया खिवानी साहब, कि जिसमें वो नॉन फाइलर वाला आपको चेक करना था। अब सिर्फ हायर टीडीएस नॉन पेन केस पे लग गया, इसलिए मैडम ने अपनी बजट स्पीच में लिखा था राजेश भाई कि हायर टीडीएस विल रिमेन नाउ ओनली फॉर नॉन पेन केसेस, नॉन फाइलर केसेस वाला हट गया, वो सेक्शन हटा दिया। अब आते हैं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स पे। उन्होंने जो टिम्बर वाला टैक्स कलेक्शन सोर्स था, टिम्बर वाला, उसको 2.5 से, कपिल जी रोकना चाहूंगा, अब बोली बुटानी साहब, जो 206 AB में अब पुराने केसेस में डिमांड आई हुई है, उसके बारे में भी कुछ कहा गया है क्या? आपके लिए ताली बजाने का मन कर रहा है भाई साहब। मैं सोचता था ऐसे अच्छे क्वेश्चन कोई पूछता है तो मुझे बड़ा खुशी होती है, जैसे अभी उन्होंने बोला नहीं कि कपिल भाई पावा जी ने कि वो चैरिटेबल ट्रस्ट वाला पुराना वाला और नया वाला अभी पुराने के लिए लग जाएगा। आप भी वही पूछ रहे हैं। देखिए क्या है दादा, मेरी जितनी समझ है लॉ की, लिमिटेड और लिटिल भूटानी जी,
जो चेंज बेनोवलेंट चेंज है, जिस चेंज का पर्पस किसी को रेमेडियल देना है, उसका पर्पस वो पेंडिंग प्रोसीडिंग पे भी लगना चाहिए। इस पे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही पकड़ा है आपने बात को कि कपिल भाई, हम इसको पुराने केसेस में जहां वाहियात, सॉरी, ये लिटिगेशन बेकार की चल रही थी, आप इसको लगा सकते हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं सर? और मैंने आपको ये जी बिल्कुल बिल्कुल। टाउनशिप का तो एक जजमेंट बताया, पर इस पे और भी जजमेंट है जहां बेनोवलेंट चेंज है, रेमेडियल चेंज है, जहां पर्पस एक उसका देने का पर्पस है कि लोगों को एम्यूलियोरेट करना, बोलता है एम्यूलियोरेट सेंस से किया जा रहा है, सॉकर सॉलेस देने के लिए, तो उसको आप राजेश भाई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स पे भी लगाइए। इसीलिए, और ओमिशन आप समझते हैं, जब कोई सेक्शन ओमिट होता है तो उसका पर्पस क्या होता है? ओमिशन का मतलब, कभी आप डिक्शनरी में इसमें क्या लिखा है, ये सेक्शन ओमिट हो गया खिवानी जी। ओमिट का मतलब कभी सेक्शन, ओमिट का मतलब ये माना जाएगा कभी सेक्शन स्टैट्यूट में नहीं है। हुआ पॉइंट, था ही नहीं, था ही नहीं। हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप कभी ओमिशन वर्ड के ऊपर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन निकालेंगे तो हो सकता है मेरी बात आपको सही लगेगी। 206C टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, आपने अच्छा हुआ सर ये पॉइंट पूछा, ऐसा पॉइंट जरूर पूछे सर आप लोग जो भी है। 206, इससे मेरा भी नॉलेज बढ़ता है। 206 कैपिटल सी में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के लिए हम बात कर रहे थे कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाला राजेश भाई, उसको 2.5 से 2 कर दिया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं सबसे पहले तो, इन्होंने क्या कहा राजेश भाई, मैडम ने, ऑनरेबल एफएमएम ने, कि इन्होंने कहा कि साहब जो हम लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम से पैसा बाहर भेज रहे हैं, पहले उसके लिए उन्होंने कहा कि जो लिमिट 7 लाख थी उसको कितना कर दिया है सर? 10 लाख। लाख कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, राधे राधे। और दूसरा, जो लोग उस पैसे को एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं किसी से लोन लेकर फाइनेंशियल से, तो वहां टीसीएस बिल्कुल नहीं लगेगा। नहीं कटेगा। ये बात क्लियर हुई दादा, आपको नहीं हुई? जी 206 जी जी जी। सबसेक्शन 1G में 2 चेंज है। 7 लाख के थ्रेशोल्ड को 10 लाख कर दिया, जहां लिबरलाइज रेमेडी स्कीम में जा रहा है, और एक एजुकेशन वाले के लिए जहां पैसा बाहर भेज रहे हैं, जो फंडेड है लोन से स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उस पर 0 टीसीएस होगा। 0 का मतलब 0 हो, यानी एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया तो, नॉट अदरवाइज। नो नो सर, अदरवाइज तो आपको फिर टीसीएस होगा सर, सॉरी, यू आर राइट। तो आप मालदार हो तो पैसे सरकार को टैक्स दे ही दो। कि वो तो कह ही रहे हैं कि टीडीएस टीसीएस हमारे लिए हमेशा रहेगा सर, उनको पता है वो। ये तो आपके सामने, इस बात को आप जैसे किस तरीके से कहेंगे कि किसी को किसी ने बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने आपसे पूछा था ये जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, इसका क्या क्या लार्ज इंपैक्ट है टैक्स लैंडस्केप पे राजेश भाई? जी सर, जी सर। जो जिसका ऑलरेडी अस्तित्व तो बहुत ज्यादा वीक है जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से, हैं? 286(1H उसमें लिखा है कि ये जो टीसीएस माल परचेज करने के ऊपर था, खरीदने के ऊपर 50 लाख से, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल 25 से 286(1H राधे राधे विसर्जित हो गया। मां की बिहारी लाल की जय हो। अब ये पृथ्वी साहब क्या कहना चाहते हैं सर? ये क्या कह रहे हैं राजेश भाई, जरा पढ़ना। एक्चुअली स्टे वाले एक्सप्लेनेशन का क्या होगा फॉर फॉरेन रेमिटेंस वंस क्यूरी टीसीएस वाले में? सर आप 1 मिनट पृथ्वी साहब थोड़ा लास्ट तक रखिए, 2 मिनट में आपको बाद में करूंगा। अरे कपिल भाई, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर लिखा है उन्होंने कि 14225 से इफेक्टिव है, सर मैंने बाकियों में नहीं लिखा, बाकियों में नहीं लिखा। ये मैंने यहाँ से पढ़ के बोला सर, फाइनेंस बिल से, मैं इसलिए अपने साथ तीनों चीजें रख के बैठा नहीं, हूँ। आई एम जस्ट कंपेयरिंग कि इसमें तो उन्होंने कहा है जिनसे, पर बाकियों में नहीं लिखा, तो दैट वो कुड नोट्स इट कुड बी। मेमोरेंडम में होता है सर, नोट्स ऑन क्लॉजेस में कोरिलेट करेंगे ना आप, उससे मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सर। एक इन्होंने जो आपको पेनल्टी की इम्यूनिटी देते हैं 270AA, नोट कर लीजिए, उसमें 1 महीने का टाइम था एओ के लिए पास करने का पेनल्टी की इम्यूनिटी को, प्रोसिक्यूशन की धारा 270AA में, उसको 1 महीने से राजेश भाई 3 महीने कर दिया है। आर यू विद मी सर? यस सर, यस सर। हाँ, और 271AA(B) के अंदर जो पेनल्टी थी सर्च वाली, वो 1 सितंबर 24 के बाद नहीं लगेगी, तो ब्लॉक में लगेगी, वो क्लियर है। अब आप नोट करिए पेनल्टी के बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं 2-3 कि 5 सेक्शनों में राजेश भाई, 5-6 सेक्शनों में, जहां ये पेनल्टी की पावर ज्वाइंट कमिश्नर की बात थी, उन्होंने कहा है कि नहीं, जब एओ असेसमेंट करता है तो एओ करेगा, बट अप्रूवल अगर अमाउंट बड़ा होगा पेनल्टी का तो जेसी की अप्रूवल से करेगा। वो अप्रूवल एक कैसी होती है वो आपको हमें पता है, वो ज्यादातर घूंघट में रहती है और मैकेनिकल होती है, ये बात हमने कई बार डिस्कस किया। पर आप नोट कर लीजिए 271 कैपिटल सी, 271CA, 271D, 271DA, 271DB और 271E, ये पेनल्टीज एओ साहब लगाएंगे। कौन लगाएगा सर? एओ साहब। आफ्टर 1/4/2025। 25। क्लियर है सर? मैं दोबारा बोलूं, 271 कैपिटल सी, 271 कैपिटल सी है, 271 कैपिटल डी, 271 डी है, 271 डीबी, 271 कैपिटल ई। अब आइए पेनल्टी का जो टाइम लिमिटेशन, कब तक आपका ऑर्डर पास होगा, नेचुरल जस्टिस वगैरह 275 सेक्शन था राजेश भाई, उसको रिवैम्प कर दिया, नया बना दिया 275 को। उसमें लिखा है कि अब पेनल्टी की टाइम लिमिट होगी 5 ब्रैकेट आप नोट करना चाहिए, 5 बिंदु हैं, या तो आप कभी भी रिवीजन में भी नहीं गए, अपील में भी नहीं गए,
एक तो वो केस है, एक आप अपील में गए, सीएट अपील के पास आईटीटी नहीं गए, एक आप आईटीटी तक गए, एक आप रिवीजन में गए, और एक आप कुछ भी नहीं हुआ। 5 केस है। उन्होंने 5 केस के लिए एक ब्रॉड पेनल्टी क्राइटेरिया दिया है, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। दुआ जी, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। क्वार्टर कौन सा राजेश भाई? जिसमें वो एक्शन कंप्लीट हुआ है। जैसे आप कहीं पर भी नहीं गए, जहां वो प्रोसीडिंग्स असेसमेंट की कंप्लीट हुई है, जिसमें इनिशिएट करिए वो, जब आपको नोटिस पेनल्टी का दिया गया वो, तो 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। 275 का चेंज आउट कर लीजिए सर भूटानी जी। तो ये इसमें इन्होंने पहले वाले 275 को नए 275 से रिप्लेस कर दिया, ये कहकर कि अब हमारा जो डिपार्टमेंट है वो 275 की टाइम लिमिट जो होगी उससे इससे नई वाली से चलेगा, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था पहले वाली टाइम लिमिट को मैनेज करना। ऐसा मेमोरेंडम में लिखा हुआ। अब ये क्यों हो रहा था ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो केस हार रहे थे। ज्यादातर केसेस में कई बार ऐसा देखा गया कि वो कर रहे हैं डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ टीडीएस। पिछले बजट में उन्होंने कहा था कि अगर आप टीडीएस काटने के बाद क्वार्टर की रिटर्न से पहले जमा करा देते हैं तो आप पे टीडीएस का प्रोसिक्यूशन धारा 276 बी में लॉन्च नहीं होगा, उसको टीसीएस पे भी एक्सटेंड कर दिया गया है। धारा 276 बी को टीडीएस वाले डीक्रिमिनलाइजेशन वाली बात को टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के लिए भी लागू कर दिया गया। और चेंज है राजेश भाई 285 BA। क्रिप्टो करेंसी का गवर्नमेंट चाहती है सारा लेखा जोखा उनके पास एडवांस माइनर में आ जाए। मतलब इसका एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिया है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह पूरी साहब 285 BAA में, कि वो उन्होंने डाल दिया कि ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ क्रिप्टो असेट। अब हम तो क्रिप्टो करेंसी करते नहीं राजेश भाई, आपने करी है? मगर कपिल भाई वो तो इंटरनेशनल है, वो तो बाहर वाले कहाँ से इसमें कम है? एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो अब तो किसी जियो को की भी पता आ नहीं गई, कहाँ से क्या हो रहा है। अब तो जियो की भी आ गई करेंसी। मैंने तो पहले ही वो लाइन बोल दी। अभी मेरे पास केस आता है तो मैं, हम तो वकील पोस्टमार्टम स्टेज में एंट्री होती है हमारी, प्रिवेंटिव स्टेज में तो एंट्री होती है। आप लोग प्रिवेंटिव स्टेज में करते हैं, आपको हमारा न मतलब अब तो क्रिप्टो करेंसी जियो की भी आ गई। नहीं नहीं, मैं खिवाड़ी जी क्या कह रहा हूँ, मैं मोटी बात कह रहा हूँ, मोटी बुद्धि का आदमी हूँ हमारे पास, हमारा तो ऑडिट भी होता है तो कफन में बंधे हुए आते हैं, तो बॉडी उसकी बुक्स की मेरी जो रिपोर्ट। माला थी सर ये समाप्त हो गई है 6:30 बजे, क्योंकि जो बजट हमारी की खत्म हो गई। अब मैं आपको 2-3 बातें ऐसे ही बता देता हूँ कि जब हमारा इनकम टैक्स लॉ नया आएगा तो हमें मिलना ही मिलना है राजेश भाई। ये कई बार तो मिलना पड़ेगा सर। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी बाकी है। है। इसी के साथ पिक्चर अभी बाकी है। बाकी मैंने है। आपके लिए 2 लाइनें सोची थी राजेश भाई, फिर कोर्ट क्लियर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय गोविंदाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। इसको मेरे को आप जैसे किसी साधु आदमी ने बताया कि कपिल भाई इसमें बड़ी पावरफुल, मैं दोबारा बोलता हूँ, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत प्रणत क्लेशनाशाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो गोविंदाय नमः। नमः। दूसरा, एक लाइन मैंने कहीं से निकाली, जिम्वे देवम भज सुंदराणी नमानि कृष्णस्य मनोराणी समस्त भक्तार्थी विनाशनानी गोविंद दामोदर माधवेति। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजेश भाई अपनी चर्चा को समाप्त करता हूं। मेरी हालांकि आज हेल्थ ठीक नहीं थी, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ अपना ये रिवीजन भी हो जाता है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे लिए सब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और मुझे तो इस चैनल पे जितना कुछ सीखने को मिलता है मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि मुझे शायद ही अपने जीवन में किसी से इतना आशीर्वाद प्राप्त मिल करा हो राजेश भाई जितना आपके यहाँ लोग मुझे देते हैं। वी आर प्रिविलेज्ड, एक्चुअली वी आर प्रिविलेज्ड। नहीं सर, ये यस, मेरे आई सवाल है। एग्री कोई सर। ये दीपक पूर्ति साहब और कुछ भी कोई पूछना चाह रहा है मेरे को अगर आता होगा तो मैं जरूर बताऊंगा सर। पूर्ति साहब बोलिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और कोई चीज आप पूरी साहब ऐड करना चाहते हैं? पावा जी आप लोग कोई भी ऐड कर सकते हैं। हाँ जी। देखिए अभी तो ये प्रपोजल हैं, फिर पास होने के टाइम पे कभी कुछ चेंज कभी कुछ चेंज, मगर मेरा ख्याल मोर और लेस एज इट इज पास हो जाना चाहिए। नहीं, अब तो नया लॉ का सारा सेंटीमेंट है सर, अगले हफ्ते पे है सारी आई। मेरे को तो अभी से उत्तेजना हो रही है कि अगले हफ्ते क्या होगा। तो अगर अगले हफ्ते नया कानून आ जाएगा तो फिर किसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बजट को कि नए कानून को? ये तो कपिल गोयल की समझ में नहीं आया। इसे किसी ने उल्टा पूछा कि 6 महीने पहले भी इतने चेंज करे थे, इस बार भी की है, और नया लॉ भी आ रहा है, तो सब साथ साथ हो रहा है सर। अच्छी बात है, हम बड़े एफिशिएंट हो गए हैं। भाई नया कानून मगर आएगा तो आपकी 26 से आएगा। बट कपिल भाई आई एग्री विद योर सेंटिमेंट्स कि जो ये पॉजिटिव चेंजेस किए हैं ये नए एक्ट में भी लाएं। अगर नहीं लाएंगे तो फिर सारा एक्सरसाइज फुटाइल है। नहीं, ये तो खैर नहीं ला सकते, क्योंकि बातें 148 लाए तो एक गंदगी क्रिएट कर दी, फिर उसको फिर 158 भी में ले गए, तो ये तो राजेश भाई कोई दे कोशिश आर डूइंग इनकम्प्लीट जॉब एवरी टाइम विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइनर सिस्टम। लिटिगेशन कभी मेरे को नहीं लगता, मैं पहले सोचता था, अभी तो नया लॉ आने से लिटिगेशन का मुझे तो पता ही नहीं सर कहाँ जाएगा सर। हाँ, किस लेवल पे जाएगा, लेवल और ऊपर उठ जाएगा तो।
मेरा इस जन्म का तो हाँ, ये राजेश बात है भाई, ना, ऐसे इनकम टैक्स नहीं मैं सिंप्लीफाई होगा। अपने लाइटर साइड से बोल रहा हूँ भूटानी जी, मुझे अपने इस जन्म का इंश्योरेंस पक्का हो गया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कुछ, मैं आई विल बी ऑलवेज वेरी इकोनॉमिकली, माँ लक्ष्मी की कृपा मेरे पर तो पूरी है। माँ लक्ष्मी समझ रहे हैं ना किस सेंस में बोल रहा हूँ, है राजेश हाँ। भाई? जी, जी, जी। कपिल भाई आपको एक चीज बताओ, आप ग्रीडी नहीं है, इसलिए आपके पास लक्ष्मी आपके पास आती ही है। आपका यार आशीर्वाद। हम कौन सा ग्रीडी है, खामखा की बात कर रहे हो? अरे नहीं तो आप नहीं है तभी तो हम नहीं है शिवानी जी, आप हमारे मेंटोर हैं, आप नहीं है तो हम भी नहीं है। नहीं राजेश भाई जो पूछना चाह रहा, किसी के मन की बात है तो हमसे मैंने पृथ्वी साहब को कहा है, पृथ्वी साहब आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। भाई पार्टिसिपेंट्स रेज हैंड, जो कर रहा है उसको कर दीजिए सर, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगे। पृथ्वी साहब आस्क योर क्वेश्चन। सूरी साहब, निर्मल सूरी जी, आस्क योर क्वेश्चन। नहीं सर, इन्होंने वैसे ही हैंड रेज कर दिया, आई थिंक सो। स्ट्रेट अवे विदाउट टेकिंग टू मच टाइम। थैंक यू कपिल भाई, एंड रिक्वेस्ट आनंद दुआ जी, काइंडली प्रेजेंट a vote of thanks. Over to आनंद दुआ जी। Thank you, Rajesh ji. It is my privilege to thank my brother Kapil Goyal ji, अब तो डॉक्टर कपिल गोयल जी हो नहीं गए। सर, मैं आपके लिए कपिल गोयल ही हूँ, कपिल ही हूँ। आप लोगों से कोई डॉक्टर नहीं, मेरा कोई मेरे लिए तो आपके लिए वो आज भी वही रहूंगा, और जब तक मेरा जीवन है कपिल गोयल ही एंड रहूंगा। एज रिफ्रेशिंग एज एवर, हमेशा तैयार रहते हैं हम लोग, तो जब जरूरत पड़ी है तो तब इनको याद करते हैं और हमारे सर्कल में आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैंने भेज दिया, आप इनको भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। और अभी तो ये आपने जैसा कहा पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो आज तो ये छोटा सा सेशन था, अभी तो नया जब फाइनेंस बिल आएगा या नया इनकम टैक्स बिल आएगा तो उसके ऊपर तो बहुत डिटेल्ड डिस्कशन होने वाली है, उस पर भी 1-2 नहीं कि हो सकता है कई सेशन करने पड़े। नहीं सर, इस आपका बार तो एडवांस राजेश में भाई बहुत के बहुत साथ हमें धन्यवाद। अलग से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और पैसे का रिटर्नरशिप रखना पड़ेगा, कुछ अपना काम चलेगा नहीं। और लाइटर दुआ जी साइड मैं एक चीज छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ कि कपिल भाई एक सिंसियर थैंक्स कि आपकी तबीयत ना ठीक होने के बावजूद आपने इतनी मेहनत की और हमारे लिए टाइम निकाला, एंड हमको पता लग रहा है कि यू आर नॉट वेल, सो स्पेशल थैंक्स फॉर दिस एफर्ट। Really Yes, sir. Puri sahab, you are correct. appreciate your Definitely, sir. commitment, Appreciate it. appreciate your